अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान जरिया मारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुभ। जैसे ये मुस्कुरा रही हैं आपने वैसे मुस्कुराना है। जब मुस्कुराते जिंदगी का नहीं दिन का आगाज होता है, वैसे तो जिंदगी का आगाज तो रोने से स्टार्ट क्या हो होता गया है। जब हो जाता है शुरू करते साथ ही जो है ना हंसी का दौरा पड़ गया। हंसी का दौरा पड़ मैंने गया। लतीफा सुनाया था आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं अच्छा। था, पर पता नहीं मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि आज की गुड मॉर्निंग मैंने कैसे करनी थी। बट हो जाता एनीवेज है। हो जाता बड़े है। बड़े चैनल पर बड़े बड़े शो चैनल्स छोटी पर छोटी छोटी बात बातें हो होती जाती। है। वैसे जबरदस्त क्या जुमला आपने इस्तेमाल क्या किया। बट बात। एनीवेज जब हम बड़ी बड़ी बातों का जिक्र करते हैं तो हम बड़ी बड़ी यादों का जिक्र करते हैं। वो यादें जो हसीन लम्हे बन जाते हैं और उन हसीन लम्हों में जो चुने गए अल्फाज होते हैं, वो कहते हैं ना फिर पूरी जिंदगी न सिर्फ याद किए जाते हैं बल्कि एक तारीख रकम कर देते हैं। एग्जैक्टली जनाब, हम आज उस शख्सियत को याद करेंगे जिनकी शख्सियत के साथ जुड़ा है हमारा प्यारा कौमी तराना। पाक सर ज़मीन शादबाद कौमी तराने के खालिक मारूफ शायर हफीज़ जलंधरी साहब हमसे बिछड़े 39 बरस जो हैं बीत चुके हैं। हफीज़ जलंधरी की जो ज़िंदगी है, जो उनकी खिदमात रही हैं, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में उनको याद करते हैं, उनकी ज़िंदगी पर ये रिपोर्ट देखते हैं। हफीज जलंधरी 14 जनवरी सन 1900 को भारतीय पंजाब के शहर जलंधर में पैदा हुए। उनका कलमी नाम अबुल असर था। जाए पैदाइश जलंधर थी, इसी वजह से उन्होंने अपना तखल्लुस जलंधरी रखा। 1922 से 1929 तक वो मुख्तलिफ रसालों के एडिटर रहे। हफीज जलंधरी तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे और उनकी तहरीर ने मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त हफीज जलंधरी अपने खानदान के हमरा हिजरत करके लाहौर आ गए। हफीज जलंधरी को ये एजाज भी हासिल है कि 1949 में पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने का मुकाबला हुआ तो 723 शोरा कराम में से हफीज जलंधरी का लिखा हुआ कौमी तराना मुंतहिब किया गया। वो आजाद कश्मीर के तराने के भी खालिक हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और हलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया। उन्होंने 21 दिसंबर 1982 को 82 साल की उम्र में लाहौर में वफात पाई। सुबह दम अपनी अपनी राह लगे, शमा के जान सार पर वाले। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और उनकी यादें आज भी जिंदा हैं और रहेंगी जब तक कि कौमी तराना हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपने एक अच्छी और अहम डेवलपमेंट के हवाले से बताते हैं ये कि मुशीर खजाना शौकत तरीन केपीके से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने 87 वोट हासिल किए हैं अपने मुखालिफ पार्टी के हवाले से। क्या बात है। सेनेट इंतखाबात की बात कर और केपी असम्बली के 122 अरकान ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब के जो मद्दे मुकाबिल हैं अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार शौकत अमीर ज़ादा, नाम सेम था लेकिन वोट अलग पड़े हैं, इनको मिले हैं 13, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार ज़ाहिर शाह साहब को मिले हैं 13 वोट। शौकत तरीन 87 वोट लेकर ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हो गए हैं। मुशीर खजाना ने इस कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और अरकान असम्बली शुक्रिया अदा किया और कहा हर माह केपी आया करेंगे। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने लीडर का, इमरान खान का, जिसने मुझे ये टिकट दी। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका, जो यहाँ जो हमारे MPAs हैं और जो केपी के लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर ये एतमाद किया। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं यहाँ हम लेके आएंगे। ये जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जहाँ के बग़ैर सूद के हम एग्रीकल्चर लोन देंगे, बिज़नेस लोन देंगे, घरों के लोन देंगे, सेहत कार्ड देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने पहले शुरू की हैं और केपी से पहले शुरू की हैं। अब केपी है, बलूचिस्तान है, बिकॉज ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं और इधर हम करेंगे। और ये छोटे प्रोग्राम्स नहीं हैं। ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है ये 1.4 ट्रिलियन रुपए का प्रोग्राम है अगले 3-4 साल के लिए।
जी, तो शौकत तरीन साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की वो तो हमने आपको सुनवाई, लेकिन ये नशिस्त खाली कैसे हुई थी, उस पर इंतखाबात कैसे हुए, जरा उसका हवाला भी आपको बता दें कि पीटीआई के जो अयूब आफरीदी साहब हैं उनकी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी होने के बाद पीटीआई ने शौकत तरीन साहब को ये टिकट दिया था, तब उस वक्त ये नशिस्त खाली हुई थी और फिर डेफिनेटली मुकाबला जरा सख्त था। एक तरफ जीओआई के रहनुमा, एक तरफ शौकत तरीन साहब, नाम जरा सेम थे, लेकिन कहते हैं ना कि जीत तो किसी एक के नाम ही होती है, कोई पता नहीं कि अगर धांधली का शोर मचाना हो तो सिर्फ इस बात को भी जवाब बनाया जा सकता है कि वो भी शौकत है, ये वो भी शौकत है, तो हो सकता है ठप्पा उधर लगाना हो लेकिन लग उधर गया हो। You never know, कुछ भी कहा जा सकता है, सियासत है। चलें बढ़ते हैं आगे, खेल के मैदान की बात करते हैं। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी है और आज पाकिस्तान जनूबी कोरिया के साथ सेमीफाइनल के मैदान में टकराएगा। डेफिनेटली, और हमारी बड़ी बेस्ट विशेष है आप लोगों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के जो अहमद अदीम हैं और एजाज अहमद हैं उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2 गोल किए गुज़िश्ता रोज, जबकि अफराज और मोहम्मद रजाक ने 1-1 गोल दागा था। अब जवाब में बांग्लादेश के जो अरशद हुसैन हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 गोल किए, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 4 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली और हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन पॉइंट टेबल पर अभी भी पाकिस्तान 5 पॉइंट के साथ तीसरी पोजीशन पर आ चुका है और मंगल को यानी कि आज पाकिस्तान का जनूबी कोरिया के साथ सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो पाकिस्तान ग्रीन शर्ट्स, हमारी बहुत सी दुआएं नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ है, घबराना नहीं है, डटकर मुकाबला करना बिल्कुल डट कर खेलना है, डट कर मुकाबला करना है। क्यों ना क्रिकेट की बात भी कर ली जाए, हॉकी की बात तो हो ही रही है, क्योंकि इससे जुड़ी भी बहुत अच्छी खबर हमारे पास है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान तय पा चुका है। कीवी टीम आइंदा बरस दिसंबर में, आज से 1 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी और ये जबरदस्त सी खबर हमने कहा आपके साथ शेयर करें। और सिर्फ दिसंबर नहीं, उसके अलावा भी उन्होंने आना है, उसके अलावा भी। अच्छा शुभ, मुझे आप ये बताएं इससे पहले कि क्या आप पाकिस्तान में रहते हुए आपका स्टेडियम में जाकर मैच देखने का इत्तेफाक हुआ? कई बार। और कैसे एक्सपीरियंस किया जब आपने पाकिस्तानी टीम को होम ग्राउंड में खेलते हुए देखा है? मोराल ही कुछ अलग होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जो होम ग्राउंड और होम क्राउड का एक एलिमेंट है ना, वो ऐड ऑन करता है। और जो नारे हो रहे होते हैं और जिस तरह प्ले कार्ड्स उठाए होते हैं पाकिस्तानी शायकीन ने, वो एक नई एनर्जी बूस्ट करते हैं। और मैंने तो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी देखा है। अच्छा, वाह, जबरदस्त। अच्छा, मैंने पाकिस्तान में इस तरह से किसी मुखालिफ टीम के खिलाफ तो पाकिस्तान को खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ, वो आपको याद होगा कि वर्ल्ड 11 का मैच हुआ था पाकिस्तान में, तो उसको भी होस्ट किया था जाकर, मतलब वहां की जो गहमा गेमी है अपने चैनल के तवज्जो से, जिस भी इदारे में मैं काम किया करती थी, लेकिन वो वाकई वो जो वर्ल्ड 11 का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान में आया था ना, तो वाकई जज्बा दीदनी होता है। और इंशाल्लाह ये जज्बा, ये हुब्बुल वतनी एक बार फिर से पाकिस्तानी जो हमारे स्टेडियम्स हैं उसमें हमें आबाद होती हुई नजर आएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ब्लैक कैप्स आइंदा साल दिसंबर में 2 टेस्ट मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगी और न्यूजीलैंड अप्रैल 2023 में भी पाकिस्तान का दौरा करेगी। तब 5 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि साथ ही साथ दुबई में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और चेयरमैन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ये बताते हैं कि दौरों को हतमी शक्ल दे दी गई है। तो अब इंतजार है हमें हमारे मेहमान का, क्योंकि हम ओआईसी के बाद अब इन मैचेस की मेजबानी के लिए भी तैयार हैं। क्या बात है जी। अब मैचेस की बात हो ही रही है, क्रिकेट की बात हो ही रही है, तो पाकिस्तान के क्रिकेट के सबसे बड़े मेले का जिक्र भी कर लेते हैं। पीएसएल सीजन 7 लाहौर कलंदर्स ने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग 7th एडिशन फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी लाहौर कलंदर्स की तरफ से बतौर कप्तान मैदान में नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, शाहीन शाह आफरीदी ने इस हवाले से बड़े पुरजोश हमें नजर आए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लाहौर कलंदर्स के सीईओ हैं आतिफ राना, उनका ये कहना है कि फास्ट बॉलर शाहीन शाह टीम की क़यादत करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो हमारी कोशिशें हैं वो नौजवानों को मौका देने के हवाले से। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान के स्टार बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने लाहौर कलंदर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि लाहौर कलंदर्स टीम नहीं बल्कि फैमिली है। अब सिर्फ गुफ्तगू उन्होंने नहीं की। शाहीन शाह आफरीदी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। एक तो मुबारकबाद, कप्तान बनने की ज़ाहिर एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग कहूँगा जज्बा होता है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान बनने के बाद मैं कहूंगा कि लाहौर कलंदर्स यानी लाहौरियों के दिल जो जीते आपने, अपना जज्बा क्या है आपका? ऑनर की बात है मेरे लिए कि मैं लाहौर कलंदर की टीम को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं अपना बेस्ट दूं लाहौर कलंदर के लिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सफ़र अच्छा रहेगा
और यही होगा कि टीम को लीड करो और जो प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी इंशाल्लाह और जो टीम की रिक्वायरमेंट होगी उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे और एज अ टीम अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। टफ जॉब है लेकिन इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हो कि इंशाल्लाह इसको अच्छे से निभाऊंगा। जी अच्छा जी, शाहीन शाह अफरीदी साथ मौजूद थे और उन्होंने तो गुफ्तगू की। एक बार फिर कहेंगे बेस्ट विशेस। लेकिन ज़रियाब, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं, हमारे साथ तो टीम ओनर भी मौजूद है। एग्जैक्टली आतिफ राना हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। खैर मैं चाहूंगी कि आप ही अगर आप चलें, आतिफ राना हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, सबसे पहले तो आपको भी मुबारकबाद। मैं तो ये जानना चाहूंगी कि अभी जो सिचुएशन है ऐसे में शाहीन शाह अफरीदी का इंतखाब वो आपकी नज़र में कैसा रहा और क्या उनकी कप्तानी का इंतखाब करते वक्त आपके जहन में कुछ और नाम भी थे? जब हमने लाहौर कलंदर्स की फ्रेंचाइज ली थी, लाहौर की ये फ्रेंचाइज, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था और इसी दिन के लिए ली थी कि हम पाकिस्तानी यंगस्टर्स को, पाकिस्तानी यूथ को एंगेज करेंगे और जो हमारे बेआबाद मैदान हैं उनको आबाद करने की कोशिश करेंगे। और फिर आपने देखा कि हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू पूरे पाकिस्तान के टैलेंट को हम सामने लेके आए। 5 लाख से ज़ायद बच्चों के हमने ट्रायल किए, उनको फिर फैसिलिटीज़ दी, हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट किया और हमारे प्लेयर्स जो है एक्सचेंज प्रोग्राम पे वहाँ भी जाते रहे और फिर हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में अपना स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया। सो यूथ के ऊपर हमारे बिलीव का ये आलम था कि हमने उस वक्त सोचा था कि हम पाकिस्तान को नए हीरोज़ देंगे और एक नया प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे बच्चे आके मेहनत करके शाहीन, हारिस और फ़खर या सुहेल अख्तर बन सकेंगे। सो इससे ज़्यादा खुशी की बात पर्सनली मेरे लिए तो नहीं है कि आज शाहीन जो है वो इस टीम को लीड कर रहे हैं और ज़बरदस्त इंसान है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा ख्याल है कि ये इंशाल्लाह शाहीन के आने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा और जो जिस तरह वो पैशन के साथ कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं वो डेफिनेटली अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक आपने पूछा कि और कौन कौन से नाम ज़हन में थे, तो ऑब्वियसली क्रिकेट की जो फील्ड है वो समीन राना जो मेरे भाई हैं और पार्टनर हैं वो देखते हैं और आकिब जावेद देखते हैं। सो मेरे जहन में तो पहले दिन से एक ही नाम था कि इंशाल्लाह शाहीन या ऐसा हमारा जो बच्चा जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आ गया है वो कलंदर्स को लीड करे। थैंक यू सो मच आतिफ राना। लाहौर कलंदर्स के ऑनर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और बहुत बेस्ट विशेस है पाकिस्तान सीजन 7 के लिए, PSL के लिए सुबह पाकिस्तान की टीम की कोशिश करेंगे कि आपकी एकेडमी का भी जरा विजिट किया जाए, देखा जाए कि आपके जो कलंदर्स हैं वो किस किस्म की तैयारियों में मसरूफ हैं। एग्जैक्टली इस बार क्या कुछ नया होने वाला है, इस बार नया तराना क्या होगा, इस बार नया जोश क्या होगा, इस बार हम कैसे इन फेस्टिविटीज को एंजॉय करेंगे। बिकॉज लास्ट टाइम ड्यू टू कोविड हमने तो डिवाइड ही कर दिया था, तो स्टेडियम भी उस तरह से आबाद ना कर पाए और उसके बाद फिर PSL के मैचेस में एक ब्रेक भी आया था। तो लेट्स सी, एक तो दुआ कि इस साल कोविड पे काबू रहे और भले एक और वेरिएंट्स आ रहे हैं और म्यूटेट कर रहे हैं वायरस, बट स्टिल हम इस पर काबू पाए रखें। और जब काबू पाने की बात है ना कोविड पर, तो उसके लिए हमें करना क्या है? एक तो एहतियात करनी है, फॉर श्योर करनी है, डे 1 से इसकी हम बात करें, जिसमें मास्क का इस्तेमाल भी है, हैंड सैनिटाइजेशन भी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत अहम मामला है वो वैक्सीनेशन का है। अब वैक्सीनेशन से मुतालिक हमारे पास अपडेट ये है कि जिनकी वैक्सीन पहले लग चुकी थी, यानी 1 डोज वाली वैक्सीन थी या कि 2 डोज वाली वैक्सीन थी, अगर लग चुकी थी, अब एक टाइम गुजर चुका है और हो सकता है जो एंटीबॉडीज ब्लड में होती है वो कम हो चुकी, उनके लेवल्स कम हो चुका हो और दोबारा से कोई और वायरस यानी म्यूटेट होने के बाद वायरस हमला फिर से ना कर दे, उसके लिए अपने आप को कैसे बचाना है? तो वायरस के जो वैक्सीन है उसकी बूस्टर डोज हमें लगवानी है। NCOC ने अब इससे मुतालिक अहम फैसला कर लिया, अहम ऐलान कर लिया है। 1 जनवरी, अब से कुछ दिन बाद 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज जो है वो लगाई जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा महकमा सेहत है, जो हमारे सेहत के इदारे हैं, वो न्यू ईयर पे हमारी आवाम को उनकी सेहत को महफूज बनाने के लिए, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस अहम इक़दाम में हमें आगे बढ़कर नजर आएंगे। 95 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के 58,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो यूरोप में पंजे गाड़े बैठा है। खबर ये भी है कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान भर में अब तक मजमूई तौर पर 14,15,09,339 अफराद की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी आबादी का जो 58% है उतने अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। NCOC ये भी बताती है कि दुनिया के 95 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 58,000 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन यूरोप का मरकज जो
जो है वो इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहा है, मरकज़ बन चुका है। एग्जैक्टली मतलब यानी कि वो सेंट्रल बना हुआ है वहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का। बिल्कुल, और नए वेरिएंट की जब हम बात करें तो यूके और डेनमार्क, ये वो दो ममालिक हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। भारत की अगर बात कर लें अपने पड़ोसी मुल्क की, तो यहाँ पर 149 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब जाहिर है खित्ते में भी ये वायरस मौजूद है और वायरस हर जगह पे डिफरेंट रिएक्ट करता है, वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है उसकी पॉपुलेशन को देखते हुए, उसकी डायनामिक्स को देखते हुए। क्योंकि ज़ाहिर जब हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर हम किसी और मुल्क में चले जाएं, अगर हम इटली की बात करें तो वहाँ पर जो ओवर एज लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हर जगह पे इस वायरस का जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। इस तरह से हर खित्ते की जो एक वेव है वो मुख्तलिफ होती है, उस पर काबू पाने के तरीके थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, यानी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। कहीं पर तो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजी बहुत कारआमद होती है, दैट मीन्स पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कहीं कहीं पर वाकई कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ भी बढ़ना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, यहाँ की डायनामिक्स को समझते हुए जो फैसले यहाँ पर किए गए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के, उसके हमें अच्छे नताइज नजर आए हैं। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट या फॉर दैट मैटर जितना भी वायरस म्यूटेट करे, बिकॉज डायरेक्ट शक्लें बदलता रहता है ये, तो शक्लें बदलना वायरस की, उसके बाद उसका हमला करना इस पॉपुलेशन पर, कैसे उससे बचना है। और उसका हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तानियों को ओमिक्रॉन वेरिएंट कुछ भी ना कहे, ये पॉसिबिलिटी है, हम दुआ भी करते हैं कुछ ना कहे। लेकिन एट द सेम टाइम इसका दूसरा एंगल भी हो सकता है कि वो ज़्यादा तेज़ी से फैल भी सकता है और उसके लिए हमें एहतियात करनी होगी और वैक्सीन लगवानी होंगी। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाई लेकिन उन्होंने किसी ना किसी तरीके से कार्ड बनवा लिया है। तो ये जो गलती हुई है, इससे ज़ाहिर है हमने सीखना है कि ये वैक्सीन हमारे लिए है, हमारी हिफाजत के लिए हमें ये लगवानी है और सिर्फ वैक्सीन नहीं, बूस्टर डोज की तरफ भी बढ़ना है। अब चूंकि बात जरिए हम कोविड की कर रहे हैं तो क्यों ना क्विकली अपडेट नाज़रीन को डेंगू वायरस से मुतालिक भी दे दें, बिकॉज इस पर बड़ा अच्छा हमने रिस्पॉन्स देखा। और अगर इस्लामाबाद करें तो जिस तरह से डेंगू पर काबू पाया गया है, तो लास्ट 20 डेज इस्लामाबाद में एक भी डेंगू का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। और इसमें मैं ये कहूंगी कि जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है yes. और यहाँ पर काम करने वाले जो सेहत के इदारे हैं, उन्होंने इस अमल को बहुत कामयाब बनाया है। मतलब ये कि गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत आती है, लेकिन जो टीम मुतहरिक होती है और घर घर जाके लोगों की वैक्सीनेशन का अमल हो या डेंगू के हवाले से इंतजाम चेक करने के, कहीं पर पानी तो नहीं खड़ा हुआ, उसमें इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किए। मैं इसमें स्पेशली थैंक यू करूंगी डीसीओ इस्लामाबाद का, TKDHO इस्लामाबाद का, इसके अलावा जो DG हेल्थ है इस्लामाबाद के, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम तर मामलात को, फिर स्पेशली हमारे सैनिटरी वर्कर्स, वो भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, चलें बढ़ते हैं आगे और दुनिया भर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिलीपींस आपको लेकर चलते हैं जहां पर समुद्री तूफान है और उसने तबाही मचाई हुई है। ये जो तूफान है ये 200 से ज़ायद इंसानों का अब तक निकल चुका है, सैकड़ों अफराद जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं, मुतादिद लापता हो गए हैं। तो ये हालात फिलीपींस जिसका हम जिक्र करें, आपका इस मनाजिर हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं। एग्जैक्टली ये आप मनाजिर देखिए कि वहाँ पर टाइफन राय नामी समुद्री तूफान है, जिसको हालिया सालों में आने वाले तूफानों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तस्वुर किया जा रहा है, जिसमें 200 से ज़ायद हलाकतों के साथ कम अज़ कम 240 अफराद 240 अफराद जो हैं उनके बारे में बताया जाए कि वो हलाक हुए हैं और 52 अफराद लापता है। इस तूफान से मुल्क के जुनूबी और वस्ती इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि जुमेरात को आने वाले समुद्री तूफान की वजह से अब तक 3 लाख से ज़ायद अफराद अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि साहिल के करीब घर और तफरीही मकामात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। तो मैं मुख्तसर में ये कहूँगी कि फ़िलिपीन बेशक हम मज़हब तो नहीं हैं, लेकिन इंसानियत है, और जब हम रहमतुल्लिल आलमीन का जिक्र करते हैं तो वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। इसीलिए हमारा दीन हमें इंसानियत का दर्ज सबसे पहले देता है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि वो लोग जो इस तूफ़ान की जद में आए, जिन्होंने अपने घर बार छोड़े, खुदारा उन पर अपनी रहमत करे और आने वाले इस तूफान से न सिर्फ फिलीपींस को बल्कि पूरे दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों को महफूज रखे। आमीन आमीन इलाही आमीन। बढ़ते हैं आगे, एक ज़बरदस्त सी खबर आपके अब हम लेकर आएंगे। हर मुसलमान के दिल के बड़े करीब होगी ये खबर। ख्वाहिश क्या होती है हम सबकी, बुलावा आ जाए और मक्का पहुंच जाए, बुलावा आ जाए और हरम शरीफ पहुंच जाएं, बुलावा आ जाए बैतुल्लाह के दरवाजे को छू लें, बुलावा आ जाए कि बैतुल्लाह के ग़िलाफ़ को चूम लें, किस्वा काबा को चूम लें, वहाँ पर जाकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगें कि वहाँ दुआएं तो अल्लाह हर जगह है, दुआएं कबूल होते हैं, लेकिन उस जगह की ख़ास बात है, खासियत ही कुछ और है।
वो मरकज़ है हमारा, और वहाँ पर जाकर और क्या ख्वाहिश होती है, हजर अस्वद, द ब्लैक स्टोन, इसको बोसा देना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा रश होता है। अभी तो कोविड में हमने देखा कि बड़ा उसे मैनेज कर दिया गया, लेकिन कोविड टाइम से पहले बड़ा मुश्किल होता है उस तक पहुंचना, क्योंकि रश इतना होता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जाए, लाखों मुसलमान वहाँ पर मौजूद होते हैं, बिल्कुल। और अच्छा शेब, अभी इससे जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड खबर ये है कि हजर अस्वद को छूना डेफिनेटली हर मुसलमान की ख्वाहिश तो है ही, लेकिन अब इसको आप घर बैठे भी छू सकेंगे, ये पॉसिबिलिटी सामने आ रही है। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए आप घर बैठे न सिर्फ इसे देख सकते हैं बल्कि अब इसे महसूस भी कर सकते हैं। तो तमाम मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए ये एक बड़ी दिलसोज खबर है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को अब घर बैठे खाना काबा में नस्ब हिजर अस्वद को देखने और छूने का मौका फ्राहम किया है। और मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान सद्देस, उन्होंने वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह भी कर दिया है। तो अब आप घर बैठे हिजर अस्वद को देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। लेकिन फिर आखिर में मैं यही कहूँगी ना, हम मुसलमान हैं, ख्वाहिश यही है कि सजदा वहाँ का हो, बोसा हम जाकर दे और अपने हाथों से, अपने गुनाहगार हाथों से उस पत्थर को चूम सके, देख सके और महसूस कर सके, क्योंकि वो कैफियत ही कुछ और होती है। कैफियत ही कुछ और होती है। अच्छा, आई स्टिल वांट टू नो जरिया आपके, जो हम बात करें ना कि हजरत को आप छू सकेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए देखना तो ज़ाहिर मुमकिन है। हाँ, मैं भी वैसे काफी सोच रही हूं। एग्जैक्टली, बट चाहिए खबर आई तो हम इस पर इसलिए डिस्कशन करें कि हम खुद भी कोशिश करेंगे, दिनों में सेगमेंट भी करें आपके साथ, और आप सेगमेंट लेकर आएँ कि वो जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रियलिटी है, उसके जरिए क्या फीलिंग्स होती है। बिकॉज आई रिमेंबर फ्यू ईयर्स बैक कराची के एक टीम थी जरिया, और उन्होंने VR के जरिए उम्रा और हज की जो पूरी एक फ्लो होता है वो दिखाया था। आप जब वो ग्लासेस पहनते हैं तो ये एक्चुअली फील कि आप उस जगह पर जा रहे हैं, आप कदम बढ़ा रहे हैं काबा की तरफ, आप कदम बढ़ा रहे हैं सही करने के लिए, आप कदम बढ़ा रहे हैं मकाम इब्राहिम की तरफ। तो वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी, और यकीन करें कि जिस वक्त वो VR ग्लासेस आप पहनते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो इतना रियलिटी से करीब उन्होंने इस पर काम किया। तो अब जब ये चीज़ सामने आई तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगा इस पर कि हम आपके सामने लेकर आएँ कि व्हाट एक्चुअली यू फील when you wear those glasses, जब हम बात हजर अस्वद के फील और इसको ये भी कह सकते हैं अपनी एक महसूस करने के जज्बात हैं। बिल्कुल। आप, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैंने कि डेफिनेटली मैं भी देखना चाहती हूँ, लेकिन एक ख्वाहिश है। उस दिन भी कल एक दोस्त मुझसे जिक्र करते थे, आप व्हाट इज योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? मैंने कहा मैं 3 साल से ख्वाहिश कर रही हूँ कि मैं खाने काबा चली जाऊँ, मैं उम्रा करूँ। मेरी दुआ है कि बुलावा मेरी दुआ है कि 2022 में वो आ जाए। अब जब भी मैं ये सोचती हूँ तो मुझे सरताज गुल साहिबा याद आ जाती हैं, और वो वक्त याद आ जाता है कि वो किस तरह से रो रही थी। तो इलाही अब आमीन कह दीजिए, कुल कह दीजिए, ताकि हम सबका बुलावा मुमकिन। आमीन आमीन, अल्लाह करे ये जो ख्वाहिश है ये जल्द पूरी हो, हम सब मुसलमानों की बार बार पूरी हो। एक बार जाने के बाद तो दिल करता है वापस ना आए, पर वापस आना भी ज़रूरी होता है, और उसके बाद एक नई लगन होती है कि दीन और दुनिया साथ है। एग्जैक्टली, नहीं वो हमें इतने अरसा वहाँ रुकने भी नहीं देते। अच्छा चले बढ़ते हैं आगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट समेत मुख्तलिफ बचत स्कीम्स की बात कर लेते हैं, जिसका शरह मुनाफा इसमें 2.4% इजाफा कर दिया गया है। चलें, ये तो कांग्रेचुलेशन कहना चाहिए। फिर जिन जिनके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं और जो उनके पास नहीं है, जाएं देखिए प्रोसीजर कैसे जाके बनवा लीजिए। हुकूमत ने नेशनल सेविंग्स के रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स की शरह मुनाफा 2.04% इजाफे के बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स का शरह मुनाफा बढ़ाकर अब 10.80% कर दिया है। यानी कि डिफेंस सर्टिफिकेट्स की शरह मुनाफा में भी 1.61% इजाफा हुआ है, जिसके बाद डिफेंस सर्टिफिकेट्स का शरह मुनाफा बढ़कर 10.98% हो गया। अब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स की शरह मुनाफा जो है वो 2.40% हो गई है, और इजाफे के बाद स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स की शरह मुनाफा भी 10.60% हो चुकी है। तो मैं फिर अगेन यही कहूंगी कि जिनके पास है उनकी तो बल्ले बल्ले, जिनके पास नहीं है और जिनको पता है कि हम मेरिट पर पूरा उतरते हैं और हम जाके ये काम अपना पूरा करवा सकते हैं, तो अभी बिल्कुल देर मत कीजिए, जाइए। गवर्नमेंट ने आपके लिए इकदाम उठाया है और जाकर अभी इससे मुस्तफीद हो सके, क्योंकि ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ये बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों के
खरीदारी में आपके लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें भी आई मस्ट मेंशन हियर ज़रियाब कि हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे किसी एनालिस्ट के साथ ये डिस्कशन करें बिल्कुल। कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, क्या मालियत होती है और कौन सा सर्टिफिकेट किसके लिए होता है। बिकॉज ज़रा कुछ सर्टिफिकेट्स वो सबके लिए होते हैं, कुछ सिर्फ बेवाओं के लिए होते हैं, कुछ सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए होते हैं, और कुछ सर्टिफिकेट्स का मुनाफा 10 साल बाद मिलता है, कुछ का जल्दी मिल जाता है। ये सारा प्लान आपके सामने हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह वेरी सून। चलें बढ़ते हैं आगे। और जिस तरह कल पूरा दिन हमने बात OIC की, उससे पहले हमने OIC की फेस्टिविटीज़ देखी। एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की, पाकिस्तान खत्ते में एक लीडर की तरह उभरता हमें दिखाई दे रहा है। इस OIC कॉन्फ्रेंस के बाद जो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हमने किया, अब ज़रा इसकी एक और डायमेंशन की बात भी करते हैं। OIC कॉन्फ्रेंस के ज़बरदस्त इनेकाद के बाद जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से, वहाँ पर दहाइयों से मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन इस्लामाबाद में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस के बाद क्या राय रखते हैं, क्या तासुरात रखते हैं। हमारे नुमाइंदे वक़ार अहमद ने उनसे गुफ्तगू की है, एक रिपोर्ट बनाई आपको दिखाते हैं क्वेटा से। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में 3,25,000 से ज़ायद अफगान रेफ्यूजीज मुकीम हैं। अपने घरों को वापस लौटना भी चाहते हैं। OIC इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये उम्मीद हो गई है कि अब इन अफगान महाजरीन की वापसी का सफ़र दूर नहीं। जो लोग रह रहे हैं पिछले 40-45 साल से तो वापस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अमन वगैरह पहले नहीं था, अभी तो आ चुका है। अब वतन जो है घर है वो बिल्कुल हमसे नहीं बोल हो जाएगा। अफगानिस्तान में गैर मुस्तहकम सूरत हाल की वजह से कई दहाइयों से अफगान रेफ्यूजीज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम हैं। बलूचिस्तान में ज्यादातर बसगर यानी बागात में, कुछ ईंटों के भट्टों पर, लेकिन बड़ी तादाद कोयला कानों में रोजगार से वाबस्ता है। कोयटा शहर और इसकी सराउंडिंग्स में अब कोई रेफ्यूजी कैंप नहीं, लेकिन पशीन में सरनान, सुरखाब, पीर अलीसई, नोशकी में पंचपाई, चाही में गिरदी जंगल और लोरलाई में कटवी कैंप समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में अफगान रेफ्यूजीज की बड़ी तादाद सुकूनत पजीर है। इन रेफ्यूजीज में उज़्बक, ताजिक, दरी और पश्तो जबान के साथ फारसी बान भी शामिल हैं। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। ये जनाब क्वेटा की रिपोर्ट वक़ार अहमद की कि वहाँ पर दहाइयों से मुकीम अफ़गान महाजरीन क्या रहते हैं। ये हमने अफ़गान महाजरीन की बात इसलिए भी की ज़रिया, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने ख़िताब में अफ़गान महाजरीन का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हमने दहाइयों से अफ़गान महाजरीन को पनाह दी है, हम एक अच्छे मेहमान नवाज हैं। और ये बात उन्होंने इसलिए भी की, उन्होंने कहा किसी और ख़ित्ते में, किसी और मुल्क में हो, चाहे यूरोप का ही कोई तरक्की याफ्ता मुल्क हो, वहाँ पर भी जब महाजरीन आने की बात होती है तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और यहाँ पर अफगान महाजरीन को दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये वो अफगान महाजरीन है कि जिनको पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है। पाकिस्तान इनका दुख समझता है, इसी वजह से और लोग अपने घरों से बेघर ना हो, या फिर अगर हम उनकी फौरी तौर पर इमदाद ना करें तो वो किसी और तरफ, किसी और डायमेंशन में ना चले जाए, जिसका बार बार कहते हैं कि ढके छुपे अल्फाज में लेकिन बता देना कि खतरा ये मंडला सकता है, उस बारे में अलर्ट किया जा रहा है। तो एक भरपूर तरीके से एक रिपोर्ट थी जो कि हमने आपको दिखाई, और ये वो खतरात है कि जिनका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी सी ब्रेक लेनी, क्योंकि ब्रेक सिर्फ चाहते हैं, वापस आते हैं। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। KASB K-Trade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। दिसंबर 25 लाख नकद,
पीटीवी ला रहा है एक बार फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। पाकिस्तान की कहानी अजीम इंसानी जज्बों, अक़दार और मिसालों की कहानी है। इसके आम चेहरों वाले खास लोग, जिनमें से हर एक अपनी जगह एक हीरो है, हर एक कहानी है। आप अपनी शॉर्ट फिल्म बजरिया गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक greenbelief@ptv.com.pk पर भेजें। 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स नक़द इनाम की हकदार ठहरेंगी और 25 दिसंबर को पीटीवी पर नश्र की जाएंगी। पहला इनाम 11 लाख रुपए, दूसरा इनाम 9 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए। एंट्रीज भेजने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के फौरन बाद क्या है जरिया? ब्रेक के फौरन बाद एंटरटेनमेंट है। मैंने कहा शायद कोई रोलर कोस्टर है। नहीं, बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट है। और एंटरटेनमेंट कुछ ऐसे है कि डेफिनेटली हम हमेशा कहते आए हैं कि फ़न किसी की मिरास नहीं होता। अगर आप में टैलेंट है और अगर आप टैलेंट किसी को मुंतकिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर पहले लगन और मेहनत होनी चाहिए उसको अडॉप्ट करने की, तभी किसी की मिरास जो है वो आपको विरसे में मिल सकेगी। तो कामयाबी एक दिन कदम ज़रूर चूमती है। हैदर और हमजा ऐसे ही 2 भाई हैं जिन्हें शौक ने मौसीकार बनाया, मतलब इनको सिंगर बना दिया। स्टार्ट उन्होंने लिया गिटार बजाने से, सुना ये है, लेकिन इसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने सिंगिंग करना शुरू की और आज माशाल्लाह बहुत सारे कॉन्सर्ट्स जो हैं वहाँ पर ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली एक कॉन्सर्ट है, वहाँ पर ये परफॉर्मेंस देकर आए हैं। बल्कि मैं एक नहीं कहूँगी, बहुत सारे, जब से कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद हमने देखा है कि इवेंट्स होना शुरू हो गए हैं। हैदर और हमजा जो है उनका गिटार और उनकी आवाज़ थमने का नाम नहीं लेती, इसलिए हमने आज सोचा इन मिर्जा ब्रदर्स को स्टूडियो में बुला लिया जाए। एग्जैक्टली जी, हैदर और हमजा भाई दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग भी कहेंगे। हमजा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। थोड़ा सा प्लीज बताइए, मौसीकी का शौक कैसे बेदार हुआ और आपने म्यूजिक की तरफ आने का फैसला फिर कब किया? बचपन से ही मुझे शौक था म्यूज़िक का और बड़ा अपील करता था। तो मेरे वालिद साहब को भी बहुत शौक था म्यूज़िक का, तो उनको सुनकर, उनके गाने, उनकी चॉइस सुनते सुनते ही मुझे शौक हुआ और फिर गिटार को मैंने पिकअप किया। तो तब उस टाइम पर एक ट्रेंड सा आया हुआ था आतिफ असलम का और जल वाज वेरी पॉपुलर। तो तब फिर हमने गिटार ख़रीदा और साथ साथ उसके प्ले करना शुरू किया, तो शौक़ उसका पड़ गया। और फिर देख देख कर यूट्यूब से, वीडियोस से उसको सीखा और फिर प्ले करना शुरू किया और फिर आगे चलता गया, एडवांस हो गया बहुत ज़्यादा। हैदर, सुना है कि आपका बचपन में गिटार टूट गया था, जरा वो स्टोरी बताए। गिटार किसने तोड़ा था? जी बिल्कुल, वो शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारी थोड़ी सी स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होने लग गई थी म्यूज़िक की वजह से, क्योंकि बहुत जज्बा था कि इसको जल्दी जल्दी सीखें, अंडरस्टैंड करें क्या है। तो कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी उसके पीछे। तो फिर ये हुआ कि वालदा ने तंग आके दोनों गिटार तोड़ दिए हमारे लेकिन उसका कोई इतना अच्छा उनके लिए रिज़ल्ट नहीं निकला, क्योंकि हम फिर से गिटार्स परचेज़ करके ले आए, क्योंकि हमारा जो पैशन था वो ज़ाहिर है वो जीत गया और हमने फिर से म्यूज़िक शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं, अब जैसे जरिया ने भी कहा कि भी आप कॉन्सर्ट भी करके हैं मरी में और इसके अलावा ज़रा आप कॉन्सर्ट्स करते हैं, नज़र आते हैं हमें। एक तो ये मरी में जो कॉन्सर्ट का रिस्पॉन्स है ये शेयर कीजिएगा, और दूसरा ये मुस्तकबिल में क्या प्लान है म्यूज़िक को लेकर? सिखा भी रहे हैं आप तो माशाल्लाह। जी मेरा ख्याल है कि एक कॉन्सर्ट जो हमारा फैसलाबाद में हुआ था, वो जो ऑडियंस थी वो सरप्राइजिंगली बहुत लाइवली थी और उन्होंने भरपूर जो है लुत्फ़ हासिल किया हमारी परफॉर्मेंस का। तो वो एक थी इस तरह की परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस थी वो, बिल्कुल। और एक मरी में भी हमने कॉन्सर्ट अभी रिसेंटली किया, वो भी बहुत लाइवली ऑडियंस थी। इट वाज अ न्यू होटल, उन्होंने भी हमें बुलाया हुआ था एंड इट वाज वेरी नाइस। लेकिन फैसलाबाद सरप्राइजिंगली लाहौर से भी मुझे आगे लगा इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, उनका बहुत लाइवली थे और बहुत एंटिसिपेट कर रहे थे हमें। अच्छा, वैसे ये अग्री कि हमजा आप सही कह रहे हैं कि ये जो फैसलाबाद है, ये खारियां है, जेलम में, इस
साइड की जो ऑडियंस है वो इस तरह के कॉन्सर्ट्स बड़े एंजॉय करती है, बड़ा क्विक रिस्पॉन्स आपको देती है जब भी आप इनसे स्टेज पर खड़े होकर बात करें। तो फिर हमसे ये बताएं कि फ्यूचर में अभी किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और जो शूटिंग साथ साथ चल रही है उनके लिए कौन कौन से एरियाज आप लोग स्पेशली लाहौर में आप लोग देख रहे हैं? जी, जो हमारा है 2 गाने हैं, एक मान जाओ है वो जो ओरिजिनल आ रहा है और एक जिद कर रहा है। तो ये गानों को हम कर रहे हैं कोई क्योंकि लाहौर बड़ा एक हिस्टोरिक सिटी है तो हिस्टोरिक साइट्स लेंगे। अभी पीछे भी हमने कवर किया था मेरे पास तुम हो का, तो वो हमने हवेली बारूद खाना में किया था मियां असद सलाउद्दीन की, तो वहाँ पर हमने शूट किया। तो मे बी वी कैन ऐड फ्यू प्लेसेस, शायद शाही किला है, फिर बादशाही मस्जिद है और बहुत सारी और मोन्यूमेंट्स हैं उनके पास, उनको लेकर कोई अच्छा सा स्टोरी बोर्ड रख कर एक अभी प्लान आउट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मार्केट में इट विल बी आउट सून। अच्छा माशाल्लाह, आप दोनों इतने प्यारे हैं, इतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, तो कहीं हम ये तो नहीं देखेंगे कि अब जो शूटिंग हो रही है आपके सॉन्ग्स की उसमें आप ही आप नज़र आएंगे हमें, यानी गाने के अलावा भी? जी, ये तो अभी खैर डिसाइड नहीं किया, लेकिन इसमें हमने कुछ चीज़ें सोची हैं। हमने सोचा है कि खैर सिंगिंग करते हुए तो आप हमें देखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन मॉडलिंग का भी नहीं पता कि वो हम करेंगे कि नहीं। तो फिर अगर अब जिद मैं ना करूं और तुम मान जाओ तो मेरे ख्याल से ये अपना गाना सुना दो जो तुम लोगों की टैग लाइन्स हैं। ये सुनो ये बातें, ये दिन और रातें तेरी होने लगी, तुझ में खोने लगी, तुम भी मेरी हो जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना। यूं छा गया है नूर तेरा, मुझे यूं हुआ सुरूर तेरा, पल पल ये मेरा तेरा हुआ, मुझ में ना मेरा कुछ भी रहा, मान जाओ ना। क्या बात मान है, जाओ ना। हम तो मान गए, अब आप भी मान जाएं। एक तो सुनाया आपने, कुछ और भी सुनाए क्योंकि अब हमें जरा मजा आना शुरू हो गया। एग्जैक्टली, तो एक और जरा लाइवली सी मॉर्निंग हो जाएगी। जी, बचपन से ही नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को हमने काफ़ी सुना है और उनकी कवालियाँ कोशिश भी करते हैं हम गिटार पे अगर थोड़ी बहुत हम गा लें। तो आपको उन्हीं का ही एक मशहूर उनकी कवाली है, हल्का हल्का सरूर है, वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, ये शराब पीना सिखा दिया।
वाओ, लवली परफॉर्मेंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। हमजा और हैदर, बहुत प्यारी आवाज़ है और कहते हैं कि यंगस्टर्स हैं, नया टैलेंट है और अभी तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी और तरक्की की बहुत सारी मनाजिल लोगों ने तय करनी है। बिल्कुल, चूंकि आज ये साथ मौजूद थे और कोशिश करेंगे ब्रेक में इनको थोड़ा सा रोकें, इनका गिटार लेके हम भी कुछ कोशिश करते हैं। आप करें शरारत, फिर आज हो जाए मेरा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक में करेंगे, आप ब्रेक लें जी, हम वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि ब्रेक आपको इसलिए दी थी ताकि आप अंडा पराठा आराम से खा लें। लेकिन आज अंडा पराठे की बात क्यों करें हम? हाँ, आज हम अंडे पराठे की बात नहीं करेंगे, आज हम करेंगे कुछ चटपटे खानों की बात। मतलब आज हम आपको 10 बजे ही दिखा देते हैं कि क्या खाना आपने आज। हाँ बिल्कुल, नहीं देखिए, सुबह सुबह में अगर आपका मूड बन जाए तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हैं कि आप या तो आज ही शाम तक अपने घर वालों के साथ कहीं ना कहीं उस जगह का प्लान कर लें, या फिर जो कमिंग वीकेंड है आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं कि आप हो सकता है जाके वो खाना खा लें। या अगर आपसे कोई पूछे आज कहाँ जाएं, क्या खाएं, तो उसका हल है हमारे पास। उसका हल भी है हमारे पास, क्योंकि अमूमन इस्लामाबादी लोगों के बारे में कहा यह जाता है कि ये चटपटे खानों से जरा दूर रहते हैं, बर्गर खाने खाते हैं जिनमें बर्गर, पिज्जा, लाजानिया इस किस्म की चीजें होती हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद को हम एक्सप्लोर करते हैं ना तो पता चलता है नहीं, यहाँ पर भी जो कहते हैं ना कि खुराक के शौकीन अफराद पाए जाते हैं। और इसीलिए मैं तो नहीं गई, शुएब ने जाके विजिट किया G11 और वहां पर इन्होंने ट्राई की जबरदस्त किस्म की मंदी। लेकिन उस मंदी को सर्व करने से पहले, उससे पहले क्या लवाजमात थे, उसके बाद इन्होंने क्या कुछ खाया, तो शुएब से जानिए कि इन्होंने क्या कुछ खाया और उनको क्या कुछ सर्व किया गया और कहां पर है ये जगह। देखिए इस रिपोर्ट में, और आप मिस करें इसको बिल्कुल। इस्लामाबाद, जिसके मुतालिक नॉर्मली ये कहा जाता है 8 बजे शहर बंद हो जाता है, लोग घरों में दुबक्कर बैठ जाते हैं, मौसम बदल जाए, ठंड बढ़ जाए तो ये वाकई परसेप्शन सच साबित होती दिखाई देती है। लेकिन लगता ये है अब हालात बदलते चले जा रहे हैं, लोग बाहर निकलते हैं, खाते पीते हैं। यूँ तो अभी शाम नहीं हुई, लेकिन मैं ये खाने पीने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब वाकई ऐसी बैठक लग रही है, नए नए खाने यहाँ पर आ चुके हैं। कॉन्टिनेंटल फूड्स की तरफ रुझान की हम बात करते हैं, कराची इज़ फेमस फॉर दैट कि वहाँ पर हर तरह का खाना मिलता है। लेकिन अब इस्लामाबाद में भी है, वो चाहे जापानीज़ फूड हो या अरेबिक फूड हो। आज हम बात करेंगे अरेबिक फूड की। जब बात अरेबिक फूड की हो रही है तो मंदी, मदबी, क्या टेस्ट होता है इसका? क्या वाकई इस्लामाबाद वालों का वो टेस्ट है कि इन्हें मंदी पसंद आएगा, मदबी पसंद आएगा, या एक रिस्क कैलकुलेट वाकई हुआ है? एक रेस्टोरेंट जो खुला है इस्लामाबाद में और वहाँ पर मिल रही है मंदी, कितनी टेस्टी है, तो हम जाकर अंदर ट्राई करेंगे। ज़रियाब से मैंने वादा किया था लंच मैं कराऊंगा, लेकिन ज़रियाब लगता है डाइटिंग पर है, आज भी नहीं आई। तो मैं जाता हूँ अंदर, ट्राई करते हैं मुख्तलिफ फूड्स। लेकिन उस मंदी से भी पहले क्या सर्व होता है, कौन कौन से सैलड्स हैं और कौन सा सूप है, आइए मेरे साथ। जहाँ भी आप मंदी खाने जाएंगे पहले मटन यखनी ज़रूर सर्व होती है। अभी कैसी है टेस्ट में ये आपको बताते हैं। वाओ, सर्दी का मौसम है, वैसे भी यखनियाँ बड़ी अच्छी हैं, गले के लिए बड़ी अच्छी हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं सूप्स। तो इस्लामाबाद, यहाँ का सर्द मौसम, दिसंबर की शामें, और ये सूप ट्राई कर लिया, यानी मटन यखनी ट्राई कर ली। अब मटन यखनी के बाद क्या कुछ है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, कितना रिच मेन्यू है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताएं, सूप बड़ा ज़बरदस्त है। नॉर्मली हम कहीं जाके अगर सूप ट्राई करें यानी मंदी से पहले तो वो बहुत वाटरी, ये थिक है थोड़ा सा, तो आपने स्पेशली थिक रखवाया है।
बेसिकली सर जो शोरबा अदस है जिसको यखनी कहते हैं, ये एक तो बिल्कुल ही जो है ना ऑथेंटिक सी है, बिल्कुल इसके अंदर कोई क्यूब्स, उसके अंदर कोई जो है ना मतलब है कि ऑर्गेनिक है सिंपल लफ्जों में। यानी सिंपल लफ्जों में बकरे को सही उबाला है इस पानी के अंदर। यस बिल्कुल, मटन को बिल्कुल इसके पानी सेम उसी का पानी है, इसमें कोई एडिशनल नहीं है। और अगर उसको सही उबाले ना तो वो जो है ना वो फिर जो है ना पानी पानी होता है और उससे जो है ना वो थिकनेस में महसूस होती है। आम तौर पे क्या होता है कि जैसे कि हॉट एंड सवर या और सूप्स हैं उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल के उसको थिक किया जाता है, जो कि ये बिल्कुल ही पेवर है, बिल्कुल ही जो है ना ऑर्गेनिक है। सही। और इस सूप ये कॉम्प्लीमेंट्री रखा हुआ है आप लोगों ने? ये सर ओपनिंग के नौ ओपन की वजह से जो है ना हम गेस्ट को जो है ना कम्प्लीमेंट्री जो है ना प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लोग बड़ी इंजॉय करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। मैं खुद बड़ा इंजॉय किया। अभी इसके बाद हम आपको बताते हैं जो सैलेड का प्लेटर आ रहा है उसमें क्या कुछ है। इस प्लेटर को कोल्ड मेज़े प्लेटर कहते हैं। ठीक है। जो ये 4 to 5 पीपल के लिए जो हम सर्व कर रहे होते हैं। हुम्मस है सर, ये बहुत ही स्पेशल और पेवर आइटम है। उसके बाद जो है ना सर ये फतूश है। उसके बाद सर ये तबूला है, ये मुतब्बल है। हुम्मस में वैसे क्या कुछ डलता है? हुम्मस सर बेसिकली जो वाइट चना है ये उसकी बेस है। और उसमें जो है ना एक तहीनिया सॉस होता है, वो उसके अंदर इसको मिक्स करते हैं। ये तहीनिया सॉस जो है बहुत ही जो है ना स्पेशल सॉस है। सही। और ये अरबिक कंट्री से बन के आती है। तो ये मटन मंदी आ चुकी है। मुझे वाजिद साहब ये बताएं कि बारबेक्यू प्लेटर्स भी हैं, मटन मंदी भी है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी डिश है यहाँ पर? अच्छा सर मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, डिशेस माशाल्लाह हमारे काफ़ी आइटम्स हैं। लिमिटेड से रेस्टोरेंट है जो कि ऑथेंटिक अरबिक रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं, या उसका जो शेफ़ है उनके पास ऑथेंटिक। देखिए कितना ही मुलायम देखो ये इतना ज़बरदस्त है। देखिए मैं इसको ऐसे रिमूव कर आराम से, ओहो क्या बात है। ये देखें जी बिल्कुल, ये आपको एक अरबिक रेस्टोरेंट में मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जरा सा हिलाते हैं, उसका जो मीट है वो इस तरह रिमूव होता है। वेरी जूसी, वेरी सॉफ्ट, जबरदस्त जी। सबसे ज्यादा डिश कौन सी खाई जा रही है? सबसे ज्यादा डिश जो खाई जाती है हमारी सर मंदी है। क्या और मंदी खाते हैं तो एक बार जो है ना दोबारा आते हैं। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये तो अभी हम खाएंगे, आपको बताएंगे बाकी सब चीज़ों की क्या टेस्ट है, लेकिन जरा चलते हैं बाहर थोड़ी देर के लिए। और जो लोग ऑर्डर दे रहे हैं वो क्या ऑर्डर दे रहे हैं, क्या सोच कर यहाँ पर आए हैं, ज़रा उनसे बात करके वापस आएंगे। हम जरा आए बाहर और जो यहाँ पर इस वक्त ऑर्डर देने के लिए पढ़ रहे हैं मेन्यू को, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ग्रेट। ये बताइए कि यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं? जी मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। किसी ने रिकमेंड किया या बस देखा कि अच्छा जी मंदी भी इस्लामाबाद में अब आ चुके, तो जरा ट्राई करते हैं? हमें पता ही नहीं है कि मंदी है क्या, तो हम ट्राई करने आए हैं। बताएं कि डिसाइड कर ले क्या ऑर्डर करने वाले हैं? हाँ हमने डिसाइड किया है, एक तो ये प्लेटर हम डिसाइड किया है मंदी का, और ये मब्दी का चिकन। क्या बात है जी। ये मंदी राइस विद मिक्स बारबेक्यू प्लेटर और इसके अलावा मद्दी भी ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो भाईजान ने कहा कि हमने खाना है प्लेटर, तो क्या आपसे पूछा गया, यानी लड़की से पूछा गया या बस अपनी मर्जी चल रही है लड़कों की? नहीं पूछा गया था जी। मंदी पहले ट्राई की है? जी सऊदी अरब में रहती थी पहले, तो इस वजह से मंदी खाई हुई है पहले। अच्छा, फिर तो बनता है इनका जी, सऊदी अरब में अगर रहे हैं तो वहाँ के टेस्ट बस डेवलप है, तो फिर तो यहाँ पे ट्राई करें। आप ट्राई कीजिए, फिर पूछेंगे आपसे कैसी लगी आपको यहाँ की मंदी। चलते हैं वापस अंदर। अस्सलाम वालेकुम शाम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए सर। मैंने सुना बहुत स्पाइसी होती है यार।
बहुत अच्छा है यार सर, बहुत हमने बहुत जगह ट्राई की है और यहाँ पर हम बहुत 5 स्टार होटल और भी होटल कह रहा था बहुत स्पाइसी होती है, बहुत मिर्ची तो नहीं होती? नहीं नहीं, इसमें तो नहीं, स्पाइसी अलग है और यहाँ पर हमने नॉन स्पाइसी ऑर्डर तो मैं तो मस्ती कर रहा था। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ खाने आपने खाए होंगे, सबसे अच्छा खाना क्या लगा आपको? जी यहाँ पर जब मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे आई थिंक सबसे अच्छा यही लगा। सबसे अच्छा मंदी, यानी सारे नंबर ही मंदी देते हैं। थैंक यू, प्लीज आप अपना खाना खाइए। खाने का जायका लाजवाब, इसी वजह से ज़्यादा खा लिया। जैगम साहब साथ मौजूद हैं, ओनर हैं इस रेस्टोरेंट के, उनसे ज़रा बात करते हैं कि क्या वाकई मंदी लोगों को पसंद आ रही है या बर्गर के दीवाने अभी भी बर्गर की तलाश में आप रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ज़बरदस्त। क्या सोच के बर्गर से मंदी में कन्वर्ट किया आपने इसको? एक्चुअली इसके पीछे सोच काफ़ी अरसे से थी हम लोगों की, क्योंकि वी आर मंडी लवर्स। हम लोग जब भी सऊदीया जाते थे तो हम सारा साल 2 या 3 दफ़ा जाते थे साल में, तो हमारा रोज़ का खाना हुआ करता था मंदी। तो हम सोचा करते थे यार यहाँ पे ऑथेंटिक मंदी लेके आए। टू बी ऑनेस्ट, हमें अपनी तवक्को से ज़्यादा इसका रिस्पांस मिला और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड पे तो स्पेस नहीं थी, इस वीकेंड पे सही। और जो लोग खा रहे हैं वो दोबारा भी आ रहे हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने जो सोचा था लोगों ने उसको वैसे ही पाया और लोगों ने पसंद किया इसको। आपको खुद भी इन सब डिशेस में मंदी पसंद है? मुझे खुद भी मंदी पसंद। और मीठे में क्या पसंद है? कुनाफा। कुनाफा आने भी वाला है, कुनाफा हमें भी बड़ा पसंद है। कुनाफा आ गया, ये है ये शीरा जी। शीरा, इसको आप जिसको मीठा पसंद है, वैसे तो मीठे के नहीं मीठा, जिसको शुगर भी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा इसके बगैर कुनाफा ना खाए। नहीं, अच्छा, नो डाउट, नो डाउट, बाकी यू एब्सोल्युटली राइट। ये तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए। ये आप केक की तरह काट भी सकते हैं, किसी की बर्थडे हो ना तो आप कहें आज केक नहीं काटना, आज हमने कुनाफा काटना है, और उसके बाद आप इसको खाएं। वाओ, जबरदस्त। तो देसी घी डालते हैं इसके अंदर, काफ़ी सारी बटर भी चलता है, थोड़ा सा देसी घी भी डाला जाता है इसके अंदर। खुशबू भी बहुत अच्छी है, टेस्ट भी ज़बरदस्त है। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। अब हुआ है हमारा ये फूड का टूर मुकम्मल, अभी हो रहता है एक्सप्रेसो। वो सलमानी कावा आपको? हाँ, सलमानी कावा, जो कि बहुत लगा ना कंसनट्रेटेड कावा है। एंड मैं कावा एंजॉय करता हूँ, तो यानी ये वो कावा जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि ये सलमानी कावा जी। ओह हो, क्या ज़बरदस्त चैनक है, इतनी खूबसूरत। वाओ सर, क्रॉकरी पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत इस पे बहुत ज़्यादा जी, हमने इस पे वर्किंग की है। ओके। ये हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह जो लोग हैं उनके हाथ में अल्लाह ने बहुत हुनर दिया हुआ है। सही सही। और जो आपने हमारे प्लेटर्स देखे हैं ना, जी जी सर, ये भी हैंडमेड हैं। इस पे जो कार्विंग की गई ये टोटली हैंडमेड है, नो मशीन इन्वॉल्व इन इट। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, आप हम एंजॉय करें कावा, आप वो कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़। इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक। कैसी लगी मंदी? वैसे सिर्फ मंदी नहीं दिखाई हमने, बहुत कुछ आपको दिखाया। और ये जो मंदी दिखाने का मकसद है वो ये भी था कि आजकल हो ये रहा है, चूंकि शादी सीजन है, हाँ, शादियों के खाने जरा ज्यादा खाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम शादी सीजन की बात करते हैं ना, तो खाना खाने तक जो पहुंचने की तैयारी होती है ना, वो कुछ ज्यादा मानी खेज होती है। मतलब क्या पहन के आपने क्या खाया? अच्छा, वैसे मर्दों को ज्यादा ये होता है कि आज हमने जाके खाना है शादी का। खवातीन के लिए तो यही होता है कि हमने एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसा दिखना है, हमने एक दूसरे के ऊपर कैसे वो कहते हैं ना कि अपना स्वैग डालने के, मैंने फलाने डिजाइनर का जोड़ा पहने, मैंने फलाने डिजाइनर का जोड़ा। मैं किसी शादी में जाऊंगा और खवातीन की प्लेटों की तस्वीरें लेके शेयर करूंगा अब। लेट्स सी। लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो ऐसे ही, एनीवेज सब डाइटिंग वाले हैं। एनीवेज, हाँ, छोटी सी पहाड़ी बनाते हैं, प्लेट में खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं।
हैं, और इसीलिए वो फिर डिजाइनर के जो कपड़े हैं ना वो बताते कि यहाँ से फिटिंग आपने ऐसी रखनी, वहां से आपने ऐसी रखनी, लेकिन ये डिजाइन मुझे पूरा चाहिए, आउटफिट मेरा ऐसा होना चाहिए। इसीलिए आजकल शादियों के सीजन में क्या कुछ इन है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें इस्लामाबाद की, क्योंकि सुबह पाकिस्तान का सेट लगा हुआ अभी फेडरल में, वफाकी दारुल हुकूमत में। यहाँ के लोगों के बारे में एक मिथ है कि यहाँ के जो लोग हैं वो हल्का फुल्का कपड़ा पहनते हैं, डल डल से कलर्स पहनते हैं, ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स की तरफ जाते नहीं हैं, बस पहन लेते हैं। आज हम इस मिथ को खत्म करेंगे, क्योंकि आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी मेहमान शख्सियत को इन्वाइट किया है कि जो ना सिर्फ फैशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमने ये कह सकते हैं कि डिजाइन्स अच्छे अच्छे बनाकर दे रही हैं अपने कस्टमर्स को, बल्कि उन्होंने अपनी बुटीक के साथ अपना सैलून भी इस लिहाज से मैनेज किया है कि वहीं पर है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहीं पे बुकिंग करवाएं। स्टाइलिंग, हाँ, बुकिंग भी वहीं पर होगी, शादी के कपड़े भी वहीं पर तैयार होंगे, और अगर आपको शादी का खाना भी खाना है तो डेफिनेटली उसके लिए भी दिमाग, आपकी ज़हन की तैयारी वहीं से हो जानी चाहिए। ताहिरा सलीम साहिबा हमारे स्टूडियो में मौजूद है, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइए कि अभी रिसेंटली मैंने आपका लॉन्च अटेंड किया था और वेडिंग सीजन चल रहा है, तो ताहिरा ये बताइए कि इस वक्त अभी इस्लामाबाद में किस किस्म की फेस्टिविटी चल रही है? इसमें हर किस्म का चल रहे हैं, डिनर से लेकर हाँ, बड़े exactly, तो वाकई पार्टी ये डिनर जो होते हैं। हाँ। कोविड के बाद तो आपको पता है कि ज्यादा ही ये चीज जो है लोग निकले हैं, जैसे बंद हुए हुए थे एकदम निकले हैं, तो हर किस्म की किटी पार्टीज भी चल रही हैं वहां से लेके शादी तक सब कुछ चल रहा है, ग्रैंड इवेंट्स भी चल रहे हैं और छोटे छोटे इवेंट्स भी चल रहे हैं, जबरदस्त, यानी भारी भरकम जोड़े भी चल रहे हैं और हल्के हल्के भी चल रहे हैं, यानी वाइब्रेंट कलर्स भी चल रहे हैं, पेस्टल कलर्स भी चल रहे हैं, जबरदस्त। अब चूंकि इस्लामाबाद में मौसम ऐसा है तो यहाँ पे बड़ा ट्रेंड है ओपन एयर वेडिंग्स का भी और दिन के फंक्शंस का भी, तो जब हम ड्रेस सिलेक्ट करें तो उस वक्त शायद माइंड में ये नहीं होता कि फंक्शन दिन का, उस वक्त होता है अच्छा यार वो इस डिजाइनर का ये ड्रेस और वो मॉडल ने पहना था, वो कलर वो इन है तो पहन लेते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि अच्छा हमारा तो इवेंट ही डे का है, तो थोड़ा सजेस्ट करें कि डे इवेंट्स हों तो क्या कलर्स, और अगर नाइट इवेंट्स हो डे में तो अमूमन ज्यादा है कि लाइट कलर्स चलते हैं, क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा इनहेंस करना है। रात का जो है उसमें लाइटिंग और सब कुछ वो आपका ग्लैमर ज़्यादा शो होता है। जो इवनिंग के हैं हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें लोग ज़्यादा ये करते हैं कि हमें वाइब्रेंट कलर्स चाहिए, मेकअप तेज चाहिए, अच्छा चाहिए, डीप चाहिए, तो ज़्यादातर जो हैं वो डीप कलर्स की तरफ जाते हैं रात के फंक्शंस में। ज़बरदस्त। ब्राइड भी अगर हो, सॉरी, तो अगर डे फंक्शन में वो लाइट कलर ही प्रेफर करती हैं, अगर बारात आनी है तो ज़्यादातर नहीं, अगर ब्राइड है, ब्राइड तो वैसे ज़्यादातर रेड पे रेड ही जा रही है, अच्छा स्टिल रेड पे जा रही है। हाँ, स्टिल रेड पे, मुझे ज़्यादातर जो ऑर्डर्स आते हैं वो ज़्यादातर रेड पे ही आते हैं। अच्छा। हाँ, वलीमे वगैरह पे वही बात आ जाती है, न्यूड कलर्स की तरफ। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, रिसेंटली ताहिरा आपने अपना सैलून एंड स्टूडियो ज्वाइन किया, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। दूसरा ये कि ये पेंडेमिक के बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट अब खुल रही है, वो लोग जो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आपकी सजेशन क्या है? बिजनेस वुमेन बिजनेस वुमेन, अब एज अ वुमेन अगर तो कोई बिजनेसमैन है तो वो खोलेगा, उसको भी एक बड़ा दिल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर बड़े स्केल पे आते हैं तो आपके पास इतना हो कि आप 6 मंथ्स के लिए उसके लिए बैकअप रखें, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों बिल्कुल कि आपने जाना है। आपका जाहिर है आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है कस्टमर्स का, आप जी नहीं है, पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं किसका कपड़ा कैसा है, स्टिचिंग कैसी है, काम कैसा है, सैलून पे आए तो तब भी वही है, और एज अ बिजनेस वूमेन और ज़्यादा है ये, क्योंकि वुमेन को आपने मिलना, आपका जो आपकी जो एक्सपोजर है एक वुमेन का भी, वो सब मर्दों में है, सोसाइटी में है, तो उसके लिए और ज्यादा आपको मजबूत होना पड़ता है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर एक खातून भी कोई बिजनेस करने जा रही है तो सबसे ज्यादा उसने फेस मर्दों को करना है, क्योंकि अगर वो जाके लेस ले रही है तो आपको मार्केट में आपको मर्द नजर आएंगे। आप किसी को कह तो नहीं सकते जाओ लेसेस ले आओ, आपको खुद चूज करना है। आपके पास जो कारीगर हैं वो ज्यादातर मर्द होते हैं, ज्यादातर वही लोग निकले होते हैं, तो आपका एक्सपोजर जो है ज़्यादातर वो मर्दों के साथ होता है, तो आई थिंक आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उनसे बात कर सकें और आपको पता हो कि किस तरह को डील अच्छा, आप 2 चीजें माशाल्लाह एक साथ लेके चल रही हैं, आपकी बुटीक भी है, आपका सैलून भी है। सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि जो मार्केट की अट्रैक्शन है वो सैलून है या कपड़े बनाओ सिंगार इस तरफ? ज़्यादातर तो सैलून है, सैलून क्योंकि चलता रहता है, मतलब आपके हर 15 डेज के बाद किसी ने कपड़े तो जोड़ा नहीं बनवाना आके, हाँ नहीं बनाना है। कपड़ा का ये है कि ये जो कपड़े हैं ये भी इनका भी है, लेकिन सैलून का ज्यादा है, सैलून का ज्यादा है, और अभी सर्विसेज
रिक्वायर्ड होती हैं नॉर्मल, क्योंकि आपने आके खुद कभी ऐसा हुआ कि मार्केट जाके खुद आपने अपने जोड़ों के लिए लेसेस ली हो या कपड़ा लिया हो? बिल्कुल, मैं खुद करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा ये पैशन है। आपका जब पैशन होता है ना तो फिर आप ये नहीं देखते, फिर आप कंफर्ट जोन में नहीं रहते। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। बिल्कुल सक्सेस जो होती है हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर होती है। एग्जैक्टली, एक नया चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, आप उसको फेस करते हैं। तो ताहिरा साहब मुझे एक बात बताइएगा, अब सर्दियों की जब हम बात करते हैं, अब अगर नाइट फंक्शन में किसी ने कोई ड्रेस बनाना है, ज़ाहिर है वो शिफॉन वैसे तो पहन लेती हैं खवातीन शिफॉन, और उसके बाद बिल्कुल ठंड नहीं लगती। मुझे क्या बात है, जी करें आप। लेकिन जो जिनको ठंड लगती है वो क्या करें? हाँ, वो चाहते हैं कि वो ड्रेस भी उनका बड़ा जबरदस्त हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो ड्रेस का फैब्रिक ऐसा हो, कुछ ऐसा स्टाइल हो कि ठंड ना लगे, तो उसके लिए क्या होता है? इसके लिए आजकल तो वेलवेट बहुत इन है, और साथ शॉल्स, वेलवेट की शॉल्स बहुत इन है कि ज़्यादातर वही पहनती हैं। और ज़्यादातर इंडोर अगर होता है तो वो वार्म होता है, आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है तो वो एंजॉय वो कर लेती हैं। अच्छा, कुछ कलेक्शन ये लगी हुई है वेलवेट की। सवाल कर लूं उनसे, जरा आप जाएं उस तरफ। वेलवेट से मुताल्लिक तारा साहब कहा जाता है कि वेलवेट जो है अब वो पहन के आप थोड़े से हेल्दी लगते हैं, क्या ये मिथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। इसकी इतनी अच्छी फॉल है, अच्छी वेलवेट है। ये जरा दिखाइएगा, ये दो ड्रेसेस हैं, ये मैंने वेलवेट में निकाले। अच्छा, ये बड़ा प्यारा कलर है, ग्रीन में है, डार्क जिसे हम लोग ग्रीन कहते हैं। ये एक प्लम कलर में है। और आपने सही कहा ताहिरा कि इनकी फॉल ऐसी है कि आप हेल्दी नहीं लगते। लेकिन अगर किसी ने वेट गेन किया हो उस वक्त आप क्या रेकमेंड, मतलब उसको भी आप नॉर्मल करती हैं? मतलब क्योंकि अब आप जब किसी फैशन डिजाइनर के पास जा रहे हैं तो वो आके बताएगा कि यार सबसे ज्यादा लड़कियों को मसलन मैं मोटी तो नहीं लगूंगी, फिर आप उसमें क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, अगर तो कट ये ले लो। हाँ, कट से लो। इसमें हम अच्छा, इस्लामाबाद का ये है कि यहाँ पे कट्स का बहुत है कि हमें ट्रेडिशनल टच भी हो, जैसे ये इधर होगा ये वाला। हाँ जी, दिस वन। अब ये दुपट्टा भी बहुत चल रहा है आजकल। जी बिल्कुल। अब ये देखें, ये जंप सूट है और साथ इसका ट्रेडिशनल काम किया हुआ है। ये अब ये लड़कियां मिक्स किया है इसको, ट्रेंडी फ्यूजन सा। जी बिल्कुल। उससे ये होता है कि ये शौक से पहन लेती हैं लड़कियां अगर हैं तो। अच्छा, काफ्तान पे इसलिए होता है कि काफ्तान में आपका छोटा मोटा बल्जिस छुप जाते हैं, तो अक्सर जो है ना वो काफ्तान को मतलब कुछ खवातीन को इश्यूज होते हैं कि उनका लोअर पार्ट थोड़ा सा जरा हेल्दी होता है, क्योंकि मोस्टली जो वर्किंग वुमेन हो या घर में रहने वाली तो ये है, एशियन के साथ प्रॉब्लम है, तो आप काफ्तान कैरी कर सकते हो। वो काफ्तान मैंने आपको पहले दिखाया, वो है भी बहुत प्यारा। और ये वाला जो दुपट्टा है ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इसको कैरी मतलब जैसे मैंने भी ये लिया हुआ, आप उसके साथ रॉयल लुक आती है, क्योंकि आपकी जो लॉन्च थी उसमें आपने भी कुछ इसी तरह का ड्रेस कैरी किया था, वो भी बड़ा प्यारा था। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि अगर जिस तरह बात हो रही है कि अगर किसी को ये कॉन्शियस है कि अच्छा जी वजन ज्यादा ना लगे उनका, अगर बाजू थोड़े ज्यादा हो तो उनको आप क्या रेकमेंड करते हैं कि वो प्लेन फैब्रिक हो या कि काम हुआ? हाँ प्लीज। नहीं, काम देखिए, जो चीज यहाँ पे कुछ भी लगा होगा ना वो एनहेंस करेगी उस बॉडी को। आप अगर इसको प्लेन रखते हैं और इधर सारा ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो देखने वाले का है ना वो इधर जाएगा, ये चीज पे काम हो जाएगा। और हम कोशिश करते हैं इसको डार्क कलर में रखें। को डार्क कलर है तो इसको हम प्लेन रखते हैं ताकि उधर लेसेस नहीं लगाते उस बंदे के साथ, किसी का ज्यादा ब्रॉडर है तो यहाँ पे हम लेसेस चीजें ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइसेस पे। अच्छा ताहिरा, इसमें ये कुछ केप्स हैं जी, ये इनको किस तरह से मतलब यूटिलाइज किया जाए और ये किस एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली आपके रेकमेंड करती हैं? ये हर एज ग्रुप की है। अच्छा, आप एक लड़की है वो कह रही है मैं इतना नहीं लेना चाहती, वो सिंपल जंपसूट सिंपल मैक्सी लेती है, उसके ऊपर पहन लेती है और लुक ही चेंज हो जाती है, लुक चेंज हो जाता है, वो पहन के तो चली गई। जैसे लड़कियां तंग करती हैं, टीनेजर्स तो अक्सर कहती हैं कि नहीं ये वो। अच्छा, बड़ी खवातीन भी पहन लेती है, शलवार कमीज के साथ भी ये चलता है। दुपट्टे का सब्स्टिट्यूट भी लगता है ये? बिल्कुल एग्जैक्टली, आप कवर्ड भी हैं एक किस्म का, आपको वो भी नहीं है स्टाइल से आप कवर्ड हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि दुपट्टे का जो सब्स्टिट्यूट है वो ये है, क्योंकि कुछ खवातीन को होता है ऐसा कि अगर उन्होंने वेस्टर्न कट कैरी कर ली है तो ये हमारा पाकिस्तानी मुआशरा है ना जहाँ पे कहते हैं दुपट्टा नहीं पहना उसकी बेटी ने, मैंने देखा था शादी में, चाहे वो दुपट्टा पीछे लटका हो, लेकिन एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं कि दुपट्टा बराए नाम हो, लेकिन एक चीज होती है कि दुपट्टा नहीं पहना उसने, और फिर वो कहते हैं कि सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, शादी खत्म हो जाएगी लेकिन वो पूरी सोसाइटी में पूरी फैमिली में चल रहा है, पूरे साल तक रहेगा उसने दुपट्टा नहीं लिया। हाँ एग्जैक्टली, ये सही है। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आजकल कलर्स कौन से चल रहे हैं? ज्यादातर तो डार्क कलर्स चल रहे हैं क्योंकि एक तो विंटर है और प्लस ये है कि शादियों का सीजन है,
रात की ज़्यादातर शादियां हैं। और ये जैसे मैंने आपको शॉल कही हाँ, थी, ये जरा मैं जी, शॉल जी, खोल लूं क्योंकि ये इस किस्म की शॉल जो है अमूमन मैंने लड़कियों को पहने हुए भी देखा जी, है, बिल्कुल। मतलब मदर्स भी पहन सकती जी, हैं, बिल्कुल। और उसके अलावा निकाह पे भी तो कुछ शॉल्स इस्तेमाल हो साइड रही पर, हैं। हाँ जी, मैरून कलर। ये थैंक यू देखिए, सो मच, थैंक यू। ये बहुत खूबसूरत शॉल है और बड़ी ही प्यारी लग रही है, बड़ी उम्दा शॉल लग आप रही है। देखें कि बॉर्डर भी खूबसूरत और मोटिव्स भी बड़े प्यारे। कोई कहे कि मोटिव्स चाहिए तो मोटिव्स भी हैं, कोई कहे जी सिर्फ बिल्कुल, बॉर्डर तो बॉर्डर कम भी ज्यादा काम हो सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, उस पे आके ना, पैसों पर आके बड़ी एक बार्गेनिंग का सिचुएशन होता है। कभी कोई ऐसा क्लाइंट टकरा हो जिसके आपका दिमाग खपा लिया हो, जो कहे कि मुझे ड्रेस तो चाहिए ये हैवी, पैसे मैंने देने नहीं आपको इतने से। जी, मैं कहती हूँ आपका बजट कितना है, जब पूछती हूँ तो 10 to 20,000, मैं कहती हूँ अच्छा ओके, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि बीइंग कस्टमर, देखिए उनका बजट है तो आप सजेस्ट भी करते हैं, हमारे लिए बड़ा रिस्पेक्ट होती है कस्टमर की, तो हम लोग उनको जज करने की कोशिश करते हैं। लास्टली मैं इस लहंगे की तरफ आऊंगी, इस तरफ आ जाती हूँ। ये लहंगा है और ये रेड में है। अभी जब हम लोग ये सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे थे उस वक्त भी मैंने ताहिरा से पूछा था कि जो ब्राइडल्स हैं उनका शौक क्या है इस वक्त। ज्यादातर रेड लहंगे की ही डिमांड आती है, ज्यादातर रेड की होती है, और सुना है कि जो लहंगे हैं वो 1.5, 2, 3 लाख रुपए में अब अवेलेबल हो रहे हैं। हाँ, ये आपने सही सुना है, इससे भी ज्यादा है। इससे भी ज्यादा है, लाख 1.5 लाख रुपए, मतलब ये तो मैं मिनिमम पे आ रही हूँ ना। देखिए इस पर डिपेंड करता है, आप मिनिमम तो आपका 60,000 से स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड करता है काम का क्या है। इस काम के कितने पैसे होते हैं? इस काम के तकरीबन 150 के करीब चले जाते हैं। देखिए अगर आप कारीगर कहते हैं और वो टांके का और मटेरियल का बड़ा हिसाब नहीं, ये बना बनाया पूरा लहंगा, फैब्रिक काम, एवरीथिंग। इस पे प्योर रॉ सिल्क लगी हुई है जो इटसेल्फ 1.5 लाख का, 1.5 से 1.25 के दरमियान। मस्त है कि मुनासिब बता रही हैं आप, चूंकि जी बहुत मुनासिब है, वरना आजकल आप मार्केट जाएं इतने हैवी जोड़े के प्राइस पूछें 2.5 लाख। अच्छा, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जब किसी कोई आता है ना, मैं कहती हूँ क्योंकि मैं शुरू में जो ट्रस्ट डेवलप कर रही हूँ तो मैं प्राइसेस को कंप्रोमाइज कर लेती हूँ। अभी तो प्राइसेस पे कंप्रोमाइज कर लेती हूँ। मैंने हम कहा ना कि 6 मंथ्स का हमारा पीरियड है जिसमें हमने ट्रस्ट को बिल्ड करना है, तो उसके लिए मुझे हमें फ्री करना पड़ता है। अच्छा, इसमें मैं ये कहूंगी कि वो तमाम चीजें जो हमें राजा बाजार में मिलती हैं, मतलब किसी और मार्केट में चले जाए, सदर में चले जाएं, लेकिन इनको कंबाइन कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है, ये एक दिमाग पर होता है। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, राजा बाजार या ये चीज, क्योंकि मैं जब आप कारोबार शुरू करते हो आपको सारी रैकी करनी पड़ती है। हाँ। तो आप हर बाजार का अपना एक मजाज होता है। राजा बाजार का अपना एक मजाज है, वो काम का डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप कहीं और जाएंगे तो उसका अपना एक मजाज है। ठीक है, तो आपको मजाज, कामरान मार्केट उसके पास है लेकिन उसका अपना एक मजाज है। तो ये है कि आपको मजाज देखना पड़ता है। आप अगर डिजाइनर पे जाएंगे तो उसका अपना एक मजाज, तो लोग उस मजाज के पीछे जाते हैं, वो वहां जाएंगे या वहां जाएंगे या वहां जाएंगे। मोती, धागा, लेस, ये चटापटी या ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा आपको मिल तो जाएगा थोक में से भी, लेकिन उसको एक आउटफिट में कैसे बनाना, ये एक डिजाइनर का काम है। अच्छा ताहिर साहब, एक बात और बताइएगा, यानी जनरली जो आपकी ऑब्जर्वेशन रही है, फैब्रिक, उसके बाद जो उस पे मटेरियल लेते हैं काम का, और फिर जो कारीगर को पे करना होता है, यानी मैं आपसे आपके हवाले से नहीं जनरल पूछ रहा हूं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन रहती है, फैब्रिक की कॉस्ट, वो जो मटेरियल मिल रहा है उसकी कॉस्ट, और जो एक आप कारीगर को दे रही हैं वो फिर टेलर को दे रही हैं, 4 चीजें, ये मिला के जनरली कॉस्ट क्या आती है एक एवरेज लहंगे की? अच्छा, ये आपने एक कॉस्ट बताई है बड़ी, जो नाम है इसमें अंदर इसके जिसे कहते हैं अंडरनीथ बहुत सारी कॉस्ट होती है। अच्छा। उसमें आपने जाना है, आपने खपाई करनी है, आपका पेट्रोल है, आपका आप टाइम लगा रहे हैं, वो सारा कुछ, अगर उस सब चीजों को अगर ना कॉस्ट करें, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा तो मेरी इसकी कॉस्ट आएगी समझो 130। तब भी 130 आएगी? 130 आएगी, क्योंकि काम, ये इस काम का जो इसका जो मटेरियल है वो वाला है जो कि काला नहीं होता। हम अच्छा वाला मटेरियल लगाते हैं, क्योंकि मैंने वही बात आती है कि फैब्रिक भी अच्छा लिया, मटेरियल भी अच्छा लिया। 1.5 लाख रुपए हमने सिर्फ कोई 2 घंटे के फंक्शन पे थोड़ी लगाने हैं। बाजू बात खवातीन इस तरह के लेंगे, दोस्त की माइयों में पहन लिया, उसकी मेहंदी में पहन लिया। बिल्कुल है। कई लोग कहते हैं हमें और कम कर दें, फिर हम लोग कहते हैं आप कपड़े पे कंप्रोमाइज कर लें, कपड़ा आप प्योर ना जाए, काम कम करवा लें, दुपट्टा हैवी, बिल्कुल ऐसे हम लोग उसको करते हैं कोशिश की उसका भी बजट का आ जाए और हमारा भी
इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि किसी क्लाइंट ने अगर तारा साहब के पास जाना और कहना जी मेरा बजट है 60,000 70,000, तो भी वहां से मायूस नहीं लौटेगा। वो उन्हें गाइड करेंगे, चले ठीक है हम काम कुछ कम कर लेते हैं, जैसे दुपट्टा लाइट करते हैं, तो इस तरह से वो आपकी बात भी रह जाएगी और काम भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, साथ मौजूद थी आप और जबरदस्त कलेक्शन आपकी। ऑल द बेस्ट फॉर दिस वेंचर जो आप लेकर माशाल्लाह चल रहे हैं विद अ वेरी पॉजिटिव थॉट कि जो भी कस्टमर आ रहा है उसको कोई जज नहीं करना और उसे डिस्करेज नहीं करना, उसकी बात सुननी है पहले, उसकी डिमांड क्या है उसके हिसाब से में आगे बढ़ना है। हमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ना है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। थैंक यू जी। जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों, खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है उस वक्त जब आप अपने कुछ दोस्तों से एक अरसे से ना मिले हों और सुबह पाकिस्तान आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए कि जब अपने दोस्तों को आप इनवाइट कर सकते हो और दोस्त भी ऐसे हों कि जिनका नाम माशाल्लाह बहुत बड़ा हो, सहाफती करियर उनका बड़ा उम्दा रहा हो, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा हो और आपकी परेशानी में उन्होंने आपका साथ दिया हो। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे सहाफ़ी की जिन्होंने अपने करियर का आगाज किया वॉइस ऑफ अमेरिका से। यूं तो बहुत साल हो गए हैं उनका सहाफती करियर, उनको 2009 में ही स्टार्टेड विद वॉइस ऑफ अमेरिका। सिंस 2009 नाउ 2021 और इंशाल्लाह 2022 में भी बहुत सारी कामयाबियां वो समेटेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म, BBC जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म, हम नेटवर्क पे उन्होंने अपने सहाफती करियर की खदमात सर अंजाम दी और अब वो डॉन न्यूज के साथ मुंसलिक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह उठा दिया आप लोग। हम ऐसे शरारतें करते हैं।
लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। थैंक यू। वैसे आदिल के बारे में हमेशा मैं कमेंट किया करती थी, एक आदिल का मस्टर्ड वाला ब्लेजर बड़ा प्यारा है। इनके ब्लेजर्स और इनके टाइज और इनके कुछ डेंटिंग पेंटिंग की चीजें जो कि आप भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी आदिल से पूछो आदिल कहाँ का है, यार ये तो मैंने पाकिस्तान से लिया ही नहीं। अच्छा आदिल ठीक है, और ये पूछ के हम लोग चुप हो जाए। आदिल कैसा चल रहा है अब, रूटीन कैसी चल रही है फिलहाल? रूटीन ऑल गुड ऑल वेल। पाकिस्तान की कुछ आपको पता है सियासी हालात की, एक ऐसा मुल्क है कि आप सुबह उठें कोई ना कोई खबर ऐसे ही है। देयर इज़ नेवर अ डल डे व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म। और जर्नी हैज़ बीन गुड। आपको पता है कि मैं पाकिस्तान में अपना कैरियर ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं गुजारा है। इट्स माय 4th ईयर। तो यहाँ आते हुए इट वाज चैलेंजिंग ऑफ कोर्स। 17 साल मैं लंदन में रहा, फिर अचानक मूव करना और इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट। वैसे अचानक ही मूव करते हैं, ये मैंने देखा है। हाँ वो तो आते हैं जरा कि अचानक मूव करते हैं या अचानक मूव करा दिए जाते हैं? देखिए ये टाइमिंग जो होती है ना, मैं उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपको प्लानिंग के साथ सब कुछ करना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की अपनी प्लानिंग होती है। बेशक। तो वो एक ऐसे फैसले, ऐसी चीज़ें जो हैं, सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, और फिर उसके बाद जो है स्काई इज द लिमिट। ये आपके सामने मिसाल बैठी है। बेशक ऐसा इन्होंने पीटीवी में जितना किया हमें तो नजर आ रहा है सारा। शी इज डन इनक्रेडिबली वेल, थैंक यू। लेकिन उस डिसीजन के पीछे जो है वो बहुत कुछ है। बहुत कुछ था, एग्जैक्टली। हाँ, वो ऑन एयर ना ही कहें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वेरेवर शी इज टुडे, तो ये एक एग्जांपल है कि आपकी जो एक प्रोफेशनल लाइफ होती है ना, उसमें बाज औकात कुछ डिसीजंस आप प्लानिंग के साथ तो ले लेते हैं, कुछ जो है अनप्लान्ड आपके ऊपर ऐसे इम्पोज हो जाते हैं जो आपके लिए बड़े अच्छे साबित होते हैं वो ये डिसीजन। लेकिन मेरा लंदन से यहाँ आने का डिसीजन जो था वो कंप्लीटली प्लान्ड था। ठीक है, वो आपने तो अच्छा आदिल, यहाँ पे इससे पहले मैं लंदन की जर्नी भी आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन अभी आपने कहा ना कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि अनप्लान्ड होते हैं, कि अल्लाह ताला के हाथ में सारे मामलात होते हैं। डिसीजन पाकिस्तान आने का तो आपने सोच समझ कर लिया, आपने नहीं, क्योंकि जब आपको लाया गया था, जिस भी टीवी के साथ आप वाबस्ता रहे हैं, बड़ी उम्मीदें भी थी जो कि आप उन पे पूरा भी उतरे, और बड़े जिसको कहते हैं कि नहीं तुम्हें होना चाहिए स्क्रीन पर। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि जब आपको भी मालूम ना हो और मार्केट से एक एंकर को कुछ सुनने को मिलता है, और फिर हम उस शख्सियत को किसी और जगह पे देखते हैं, लेकिन वो फैसला आपके हक में बहुत बेहतर हो जाता है। मेरे ख्याल से डॉन से पहले आप जिस चैनल के साथ वाबस्ता थे, उससे ज्यादा बूम आपको डॉन न्यूज़ पे मिला। इज दैट ट्रू? देखिए डॉन, अगर तो नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में आप जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस उठा के देखें तो हमारे पास दो हैं, एक जंग ग्रुप है और एक डॉन है, जो कि दहाइयों से जर्नलिज्म करते आ रहे हैं। और तो उसमें ऑब्वियसली फिर जो don.com है, जो पेपर है, और चूंकि मेरी अपनी एक इंटरनेशनल ऑडियंस भी है, सो डॉन सर्व्स दैट पर्पस बेटर, कि जो मैं डॉन के लिए कर रहा हूँ तो एक मैं अपनी जो ऑडियंस है उसके साथ इंटैक्ट हूँ, एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है डॉन का। तो यही वजह है कि, और मुझे खुद भी ये लगता है कि जो पिछले 7-8 माह में जो इम्पैक्ट बना, मैंने देखा है ट्विटर पर, अगर आप आदिल की फॉलोइंग देखें या आदिल का जो मतलब यानी कि आपका एक स्ट्रीमर आता है कि आपके गेस्ट साथ होंगे, मतलब वहाँ की एक एम्बियंस, एक लोग, एक अरोमा अलग है आपका उस स्क्रीन का। जी जी, नहीं मैं वो स्क्रीन भी अच्छी थी। मैं डेफिनेटली नहीं होता है। देखिए आप जिंदगी में बहुत सारे चैनल्स के साथ वाबस्ता होते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं कि आप बड़े से बड़े चैनल पर क्लिक नहीं कर पाते, बाज़ औक़ात एक छोटा सा ट्रिगर, एक फैसला आपको किसी और ऊंचाई पर ले जाता है। ये था कि पिछले चैनल में और इसमें बड़ा फर्क जो है वो ये है कि ये एक जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ प्रॉपर जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप डॉन का नाम लेते हैं, और देखिए जब मैं BBC में था और जब साउथ एशिया की या पाकिस्तान की खबर आती थी, एज ए इंटरनेशनल जर्नलिस्ट सबसे पहले और सबसे आखिरी मैं जो क्लिक करता था वो डॉन पे होता था। ओके, क्रेडिबिलिटी, ये जो क्रेडिबिलिटी अटैच है ना डॉन के साथ, ये सो मैनी इयर्स, और फिर जो डॉन का काम करने का एनवायरनमेंट है, आपको इतनी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस है कि शायद उतनी आपको बाज़ औक़ात मुझे फील होता है कि यार इतना तो मतलब
बीबीसी में भी नहीं, बात नहीं खुलकर इतना बात नहीं कर होता पाता था। था, हाँ। सो डॉन इस सेंस में आपको एक बिल्कुल आप ऐसे खुल के आपको फील खेलने का होगा मौका कि देता आप उड़ रहे हैं और आप अपने तौर पर उड़ रहे हैं। आप कैप्टन भी हैं शिप जहाज के, और आप जो हैं सारा अमला भी आपके अंडर है, और आप ऐसा मतलब और आपको लिफ्ट किया जा रहा है, और भी ऊंचा आप उड़ सकते हैं, और भी ऊंचा उड़ सकते हैं। सो दैट्स समथिंग, इट्स अमेजिंग। हाँ, It's a डॉन good के बारे feeling. में। अच्छा, विद इन पाकिस्तान सबसे ज्यादा इंस्पायर आप किस सीनियर सहाफी से हैं, और दूसरा ये कि आपकी भी अपने स्लॉट में बहुत सारे कंपटीशन हैं, हाँ। उस कंपटीशन को कैसे मीट करते हैं? देखें, दो लोग ऐसे हैं, वैसे तो सारे हमारे दोस्त हैं। अब अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो किसी में बाकी खफा नाराज हो नहीं होना है, जाएंगे। ठीक है? हाँ, मैं उससे सीनियर तो नहीं कहूँगा, तकरीबन एक ही एज ग्रुप में है, और हमारा स्लॉट भी एक है। दोस्त भी हम बड़े अच्छे हैं, और पाकिस्तान आने में ही वाज वन ऑफ दोज पीपल के जिनसे मैं काफ़ी करीबी मशवरा किया था। इट वाज शाहजेब खानज़ादा। ओके। और फिर आप सीनियर जर्नलिस्ट पे चले जाएं, फाद हुसैन, उनकी जो डेप्थ है, उनके जो कॉलम्स हैं, और हम अक्सर हमारे जब मैं और फाद एक ही शो में बैठते हैं, अभी तो उनके शो का फॉर्मेट चेंज हो गया है, वरना एवरी अदर वीक आई यूज्ड टू बी ऑन हिज शोज, तो वहां से क्लिप्स जो निकलते हैं वो वायरल हो जाते हैं। तो अक्सर लोग हमें कहते हैं कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो लास्ट, अब वो अप्सा के शो में हम थे तो वो क्लिप्स जो थे वो वायरल हो गए थे वो क्लिप। तो फिर हमने वो अप्सा के साथ हम लाइट मोड में कह रहे थे कि यार देखें ना, आप हम दोनों को हल्का ले रही है हमारे कॉम्बिनेशन, तो हफ्ते में एक आध दफा हमें बुला लिया करें। कोई ऐसा क्लिप, सॉरी आपकी बात कट गई, लेकिन कोई क्लिप की बात हो रही है, कोई ऐसा क्लिप जो वायरल हुआ और आप समझते हो कि यार वायरल नहीं होना चाहिए था वो? यार ऐसे तो मेरा ख्याल है कि जो वायरल हो जाते हैं ना, इसका मतलब कि उनमें वायरेबिलिटी का वो एक कंटेंट होता है। तो ऐसा तो आई कांट थिंक ऑफ इट, लेकिन ऐसे बड़े क्लिप्स वायरल हुए हैं जिसने भून चाल मचा दिया। मतलब आपको डॉक्टर फरूख सलीम याद होंगे। डॉक्टर फरूख सलीम जो थे वो शो पर आए, उस वक्त मैं हम न्यूज़ में था, तो उन्होंने कुछ एतराज़ कर दिया कि जी गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, एंड ही वाज स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो जैसे ही क्लिप वायरल हुआ तो जनाब मुझे आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अभी भी इंफॉर्मेशन दरमियान में तो शिबली आ गए थे, वो फवाद की वो आई कि जी ये क्या, मैंने उसको पूरा वो भिजवा दिया। आगे से फवाद ने कहा कि जी ट्वीट उन्होंने कर दी कि जी ऐसे है कि इनका तो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, तो ये तो तर्जुमान ही नहीं है। वो कंट्रोवर्सी ऐसी बनी कि विद इन 24 आवर्स ही लॉस्ट हिज जॉब। तौबा की। हाँ, ये कैसा था। दूसरा अभी पिछले लास्ट वीक में जो है, अच्छा इसमें आपको लगता है कि बहुत सारी ट्वीट्स जो होती हैं वो किसी न किसी करियर के लिए जानलेवा साबित होती हैं? नहीं, एब्सोल्युटली। आप यकीन करें कि अगर आप मुझसे पूछे ना कि इस वक्त सबसे इम्पैक्टफुल मीडिया पाकिस्तान का कौन सा है, नहीं मीडिया कौन सा है, मैं फिर भी कहूंगा कि ट्विटर है। सोशल मीडिया एंड ट्विटर, वन ट्वीट मतलब आपकी पूरी गवर्नमेंट ट्विटर पे चल रही है, आपकी ओपोजिशन ट्विटर पे चल रही है। आप लास्ट वीक अब वो केपी लोकल बॉडीज की मेरे पास एक दो वीडियोस आई, अब लेकिन अब चूंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद है तो पीटीवी ऐसा हो गया कि आप कुछ भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर। नहीं, मैं तो एब्सोल्युटली अब वो अलग बात है कि ही इज बीन फ्रेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन जो कैपेबिलिटी फवाद की है वो हम सब उसके मोतरफ है। तो लास्ट वीक एक ऑडियो हमने लीक की असद कैसर साहब की, जिसमें वो लोकल बॉडीज की वो कर रहे हैं कि जी आप इन्हें वोट दें, इन्हें दें। एक कामरान बंगश हैं जो कि मिनिस्टर हैं केपी के। अच्छा, अब दोनों को ईसीपी का नोटिस आ गया, तो उस पर बड़ी लय हुई, और फिर मुझे 2-3 लोगों ने कांटेक्ट करके कि यार आप ज़रा हाथ होला रखें, ये क्या तो वो प्रोग्राम में जो चीज़ चल जाती है वो तो चल जाती है, लेकिन जब वो ट्विटर पे आती है ना, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। उसका इम्पैक्ट वो है, वो आपको वहाँ से जो एज ए जर्नलिस्ट हम कहते हैं ना, वो किक मिलती है वहां से, राइट। वो आपका इस वक्त देखे ना, टीवी की स्क्रीन जो है ना, इट्स श्रिंकिंग इन पाकिस्तान डे बाय डे। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार
आदिल आप कौन कौन से शोज देखते हैं? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार मैं बाज़ औक़ात अपना शो भी रिपीट में नहीं देखता। और यही जो हमारी यंगर जनरेशन है जो कि मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन, वो तो आप भूल जाएंगे वो बैठ के आपको और मेरा शो देख रहे हैं। एग्जैक्टली क्लिप्स हैं, टिकटॉक है, ज्यादा से ज्यादा ट्विटर है, फेसबुक भी अभी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जर्नलिज्म एंड मीडिया इज चेंजिंग रैपिडली। आपको लगता है कि ट्रेडिशनल मीडिया की इंपॉर्टेंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है और खत्म हो जाएगी? देखें, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि अहमियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपका इवन जो सोशल मीडिया और जो स्पेशली ट्विटर और आपकी यंगर जनरेशन ज़्यादा टिकटॉक पे है ना, इवन वहाँ पे आपके ये ट्रेडिशनल मीडिया के क्लिप्स ही आ रहे हैं, कंटेंट तो यहीं से आ रहा है, कंटेंट जो है वो यहीं से आ रहा है, लेकिन जो मीडियम है उसका वो चेंज हो गया है। आप अगर अपनी यूथ को या यंगर जनरेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं, सो यू नो द प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली, कंटेंट यही उन्हें टैप करना है उस प्लेटफॉर्म के जरिए, एग्जैक्टली उन्हें चैनलाइज करना है। हाँ, एग्जैक्टली उन्हें आप जो है वो टैप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कभी इस करियर में मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, थ्रेट मिला है आपको? जी काफी। कितनी बार? उसमें ना जाए तो बेहतर। नहीं, ऐसे जो अक्सर लोगों के जहन में थ्रेट के साथ चीजें आ जाती है ना, वहां से थ्रेट नहीं मिला, लेकिन काफी ठीक ठाक मिला। और कभी ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी सीट पर बैठने के बावजूद आपको छोटा सा काम ना, और आपको यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और दूसरा भी बंदा दोस्त कह के निकलेंगे तू ये काम नहीं कर सकता? वो देखें, वो तो काम शाम तो आपको पता है कि हो ही जाते हैं पाकिस्तान में। वो हो जाते हैं, लेकिन वो थ्रेट्स वाली जो बात है ना, उसको मैं वो क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना चाह रहा। वो मिलते हैं, लेकिन मैंने कभी पब्लिक नहीं किए। उसकी एक बड़ी वजह ये है ना कि जो भी आपको थ्रेट देता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, जब आप उसको पब्लिक करते हैं ना, तो वो उसका पर्पस सर्व होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप खौफ खा गए, आप डर गए। हाँ, आप रेलेवेंट अथॉरिटी को जरूर बताते हैं कि वो रिकॉर्ड पे रहे। बल्कि मैं पहली दफा आपको बता रहा हूँ, तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले मेरी गाड़ी उल्टा दी गई। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि आई वाज इंचेस अवे फ्रॉम, मैं तकरीबन मैं चला गया था। वो गाड़ी बिल्कुल मतलब हवा में 2-3 वो खाते जो है फुटपाथ पे, और वहाँ पे ये जो SNGPL वाले हैं उन्होंने कोई 300 फुट गहरा, उसमें अगर गाड़ी चली जाती, लेकिन गाड़ी तकरीबन मुकम्मल ख़त्म हो गई थी। आज भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो उससे एक दिन पहले ही थ्रेट कम्युनिकेट हुआ था और अगले ही दिन वो हो गया। तो लेकिन अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। अल्लाह ने, आपने इसको रिपोर्ट किया था? जी, वो FIR है, लेकिन मैंने उसको कभी पब्लिक नहीं किया। वो रेलेवेंट अथॉरिटीज को सबको वो रिपोर्ट हो गया था, लेकिन ये इस पार्ट ऑफ द गेम, ये तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट ऐसे थ्रेट के बाद और इस इंसिडेंट के बाद, जिसको ज़रा पहली बार शेयर कर रहे हैं आज इस तरह, इसके बाद फैमिली की तरफ से कभी आपको कहा गया कि आदिल जान सबसे पहले है, फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स, और थोड़ा होला हाथ खुद भी रखा करो? नहीं, फैमिली डज वरी, वो तो ऑब्वियसली नेचुरली, स्पेशली अम्मी और मिसेस मेरी और यू नो, लेकिन पाकिस्तान में ये तो सारी चीज़ें हैं, ये मुझे उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब मैं पाकिस्तान आ रहा था। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपने जर्नलिज्म करनी है, और वो अपनी मर्जी की बैलेंस जर्नलिज्म करनी है, जिसे आज़ाद सहाफ़त भी आप कह सकते हैं, अगर वो करना है तो फिर आपको ये चीज़ें बर्दाश्त। बिल्कुल सही बात है। एक बात और, चूंकि आप वाइफ की बात भी थोड़ी सी हुई, कभी ऐसा हुआ कि आप स्क्रीन पर बैठे हैं, शो कर रहे हैं, वाइफ ने मैसेज किया टाई ठीक कर लो, ये टाई ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है, ये यार वो ये तो अक्सर होता रहता है। नहीं, स्पेशली जब निकलने से पहले ना, आज भी उन्होंने 2 दफा मेरी टाई ठीक, अभी मैं नीचे देख रहा हूँ कि यार ये ठीक है कि नहीं। ऐसा बहुत कम होता है अमूमन कि हमारे यहाँ एंकर्स हजरात अपनी मिसेस का हवाला दें शोज में बैठ के, क्योंकि उनको अपनी पर्सनैलिटी, अपने इमेज, या वो एक सोशल मीडिया पर जो हाइप होती है उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। बट लवली नहीं, आई डिसएग्री। मैं तो मेरा ख्याल है कि बगैर उनके परफेक्शन, इवन व्हेन आई ड्रेस अप और पूरा सारा, तो वो फाइनली वहां से जब फिर मैं गाड़ी में बैठता हूँ। सो और मैं नॉर्मली मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ थोड़ा सा कि जो हमारी जो फैमिली लाइफ है ना, और स्पेशली उनको एक्सपोज करना,
और उसकी ये डिफरेंट वजूहात हैं। अक्सर पाकिस्तान में ये होता है ना कि आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की तस्वीर यूज़ कर करके कितना हुआ, मंसूर अली खान के साथ हुआ, हमारे बड़े अच्छे जनरल, जब उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, हामिद मीर के साथ हुआ, उस वजह से मैं ज्यादा उनको, मुझे कई दफा शोज में उन्होंने कहा आप फैमिली समेत हैं, दैट इज द रीजन पे आप कहते हैं नहीं, उनकी अपनी अपनी स्पेस है, दे डिजर्व देयर ओन पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ। ये अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात आदिल, थैंक यू। मुख्तसर था, थैंक यू वेरी मच, बातें बहुत सारी थी। थैंक यू सो मच आदिल फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और भाभी की सिलेक्शन बहुत अच्छी थी टाई की, थैंक यू। भाभी की वैसे भी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। खुश रहे आदिल, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वक्त हो गया खत्म, मुलाकात कल करेंगे, अल्लाह हाफिज।